1 मिनट के बाद स्टार्ट करना। हाँ, अरे स्टार्ट हुई ना हुई है? हो गया? अरे मैं तो दिख ही नहीं रहा इसमें। मास्टर स्वयं को ही नहीं देख पा रहा है। जल्दी करो, मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ इस क्लास का बहुत दिनों से। इसको भी आज ही हैंग होना था क्या है? और डिले कोशिश करो, डिले गायब हो जाए। हाँ, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल भाई साहब, कैसे हो? है? ये मास्टर देखो डंडा लेकर क्लास में आया पहले दिन ही है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो आज हमारी है पीडब्ल्यू में अर्जुना बैच की पहली क्लास और मैं आप सबका स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के ऐसे बैच में जिससे 2 साल के बाद सबसे ज्यादा सिलेक्शन निकलने वाले हैं। तो देख लेना, इसी बैच से सबसे ज्यादा सिलेक्शन, इसी बैच से सबसे अच्छी 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 रैंक, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इसी बैच से सिलेक्शन निकलने वाले हैं। ये तो मेरी बात नोट कर लेना, इस बात को तू रियलाइज करेगा आज से ठीक 2 साल के बाद। खैर, ये बातें बात की है। और बताओ कैसे हो? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। यस। हाँ, यूट्यूबर अटेंडेंस, अरे हाँ, ये यूट्यूबर भी आए होंगे। हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या मेरी आवाज सबको बढ़िया सुनाई दे रही है? तो भैया, मेरा नाम है सलीम अहमद उर्फ योर सलीम भैया और मैं आपको कवर कराऊंगा फिजिक्स। ठीक है? आई होप इतना तो आपको पता ही होगा पहले से ही। भाई ये हैंग ना हो, देखो हैंग नहीं होना चाहिए। हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ, अब शुरू, अब पता चला है कि मैं बैच में आ गया हूँ। अरे भाई, पेन कहाँ गया मेरा? है? हाँ, ये, अरे ये नहीं है, ये है ये। हाँ, अब मेरे को फील आ रही है कि भाई साहब मैं क्लास में आया। अब तक मेरे को लग रहा था कि यूट्यूब पे ऐसे ही चला गया हूँ लाइव। हाँ, टेक माई नेम, जय बात, अब शुरुआत हो गई है क्लास की। हाँ, अब धीरे धीरे कमेंट आना शुरू होंगे, सर मेरा नाम लीजिए। अगर किसी ने इस कमेंट को लाइक नहीं किया तो वो एग्जाम में फेल हो जाएगा, है ना? यस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे आ जाओ, जल्दी 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 जल्दी। क्लास स्टार्ट हो गई है। हाँ, नमस्ते सर जी, नमस्ते बेटा। नहीं, बेटा नहीं बोलूंगा, बेटा पिछले साल बोला था, बहुत बहुत बेटा बेटा बोलने की आदत पड़ गई है, अब नहीं बोलूंगा। सर गुस्सा मत करना, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं इस बार पूरा प्रण लेके आया हूं, ठीक है, कि कोई मुझे कितना भी गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। हाँ, जब बात। सर डेली क्लास यूट्यूब पे होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो पहली क्लास यूट्यूब पे होगी, इसके बाद सारी क्लास हमारी एप्लीकेशन पे होंगी। तो चलिए भैया, शुरुआत करते हैं हमारी अर्जुना की पहली क्लास को, जिसमें पहला चैप्टर हम कवर करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन। और क्लास शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ धन्यवाद कहना चाहूंगा, अलग सर को, संयम सर को, पीडब्ल्यू की सारी टीम को जिसने हम सबको मिलाया। और मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा मेरे दिल से जुड़े एक बहुत ही क्लोज बैच जिसका नाम था अर्जुना जेई 2024, लक्ष्य जेई 2025 और प्रयास, जिन लोगों ने भाई साहब मुझे बहुत कुछ सिखाया, जिसमें था गुस्सा कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना, यूट्यूबर्स को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो मुझे मेरे पुराने बैचेस ने बहुत कुछ सिखाया है, तो मैं सबसे पहले उनको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट करूंगा आज की हमारी अर्जुना की। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ये जो जर्नी आज स्टार्ट होने वाली है अर्जुना वालों, हमारी ये जो जर्नी स्टार्ट होने वाली है, ये बहुत लंबी जर्नी है, 2 साल चलेगी। और इस जर्नी में आई होप हम एक दूसरे को बहुत कुछ समझेंगे, इस जर्नी से बहुत कुछ सीखेंगे। और इसमें मेरा टारगेट ये रहेगा कि भाई साहब इस बैच से ज्यादा सिलेक्शन और ज्यादा से ज्यादा रैंक 2027 जेईई एडवांस में निकाल के दिखाऊं। मेरा नाम सलीम अहमद, काफी लोग आप में से हो सकता है मुझे जानते हो, काफी लोग, मोस्ट ऑफ द बच्चे मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन कुछ दिन क्लास अटेंड कर अपने आप तो समझ जाएगा कि सलीम भैया क्या चीज है।
बाकी जो है एग्जामिनेशन के बारे में आई होप आप सबको आइडिया होगा। बेसिक आइडिया मैं आपको दे देता हूं कि हमारा जो जेईई एडवांस का एग्जामिनेशन है उसका टोटल पैटर्न अलग है। बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में चल रहे होंगे कि सर 10th क्लास की पढ़ाई कुछ अलग होती है, 10 से 11th क्लास में जाते हैं तो इसकी पढ़ाई कुछ अलग हो जाती है क्या? क्या सिलेबस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्या? सब बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है क्या? ऐसा क्या होता है? सब भैया लोग बोलते हैं कि बहुत परेशानी होगी, बैंड बज जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैं पहले तुझे क्लियर कर दूं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बकवास बातें हैं। मैं फिर से बोल देता हूं, ध्यान से सुनना मेरा सेंटेंस। जेईई में आज के टाइम पे सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, बस मुश्किल है तो लास्ट तक टिके रहना। जो जेईई की जर्नी है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान जर्नी है। बस मुश्किल क्या है? मुश्किल है इसमें लास्ट तक टिके रहना। अक्सर बच्चे क्या होते हैं भाई साहब, शुरू में बहुत जोश में होते हैं, शुरू की क्लास में बहुत जोश में होते हैं, 1 दिन 2 दिन 1 महीना, और धीरे धीरे वो गिव अप करते चले जाते हैं। तो आप लोगों के लिए अगर कोई चीज मुश्किल है ना, तो वो मुश्किल है लास्ट तक टिके रहना। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चाहूंगा कि सारे बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, जो लाइव देख रहे हैं वो भी, और जो इस लेक्चर को रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी, वो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि यस सर, हम प्रॉमिस करते हैं कि हम लास्ट तक आप लोगों के साथ टिके रहेंगे। सारे बच्चे जल्दी से जल्दी, मिनट से पहले, जल्दी 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 भैया, हाँ जल्दी जल्दी। ये चैट रुक गई, देखो इसको ठीक करो यार, मेरे साथ ही क्यों होता है ये सब चीजें। मैंने सिस्टम हैंग कर दिया भाई, मेरी क्या गलती है यार, है हमेशा मेरे साथ होता है यार, ये बच्चों से बात नहीं कर पा रहा हूं मैं। जल्दी, हाँ बेटा, ये मेरा टीवी हैंग कर गया फिर से, अक्सर ये प्रॉब्लम मेरे साथ होती है। सारे बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी, और जो लाइव देख रहे हैं वो भी, कि यस सर, हम लास्ट तक आपके साथ टिके रहेंगे। जल्दी से जल्दी, मिनट से पहले। हाँ, और एक चीज और, इस क्लास में जितने भी बॉयज हैं वो मुझसे कनेक्ट होने के लिए लाल लाल हार्ट का इस्तेमाल करें, और जो हमारे बैच में प्यारी प्यारी स्वीट स्वीट सी क्यूट क्यूट सी मासूम सी छोरियां हैं, मैं उन्हें बोलूंगा कि वो कमेंट बॉक्स में हमेशा जब भी कोई मैसेज टाइप करें तो ग्रीन हार्ट टाइप करें, ठीक है? लाल हार्ट ग्रीन हार्ट, लाल हार्ट ग्रीन हार्ट। ले यार, हैंग ही हो गया भाई साहब। चलाओ भाई, आप यहीं बैठे रहो, ठीक है? हाँ, यस सर, प्रॉमिस करते हो? पक्का? ठीक है, ठीक है। और ये मेरी गारंटी है, तूने प्रॉमिस कर दिया भैया, अब मेरी भी जिम्मेदारी है कुछ कि मैं भी कुछ प्रॉमिस करूं, ठीक है ना? तो तूने प्रॉमिस किया, बहुत अच्छी बात है। अब ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं भी अब आपको कुछ प्रॉमिस करूं, कि पहला प्रॉमिस ये रहेगा बेटा कि मैं भी तेरे साथ लास्ट तक टिका रहूंगा, ठीक है? मैं भी तेरे साथ लास्ट तक टिका रहूंगा। तू चाहे तो पता कर सकता है, 2 साल पहले जो मैंने अर्जुना का बैच लिया था, उन बच्चों से तू बात करेगा तो वो तुझे बताएंगे कि हाँ भैया, सलीम सर लास्ट तक हमारे साथ टिके रहते हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं। पहली प्रॉमिस। दूसरी प्रॉमिस, जो हमारा जेईई एडवांस का एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, मैं एडवांस के बारे में बात कर रहा हूं, तो उसमें क्या मेरे भाई 50% पे धांसू रैंक आ जाती है, अगर तूने 50% स्कोर कर लिया तो, ठीक है? 40% पे सिलेक्शन हो जाता है, आप ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाते हो, और 30-35% पे कोई ना कोई आपको आईआईटी तो मिल ही जाता है। लेकिन अगर मैं ऑन एवरेज बात करूं, क्योंकि मैं एक ऑफलाइन का मास्टर था पहले, ठीक है, तो ऑफलाइन क्लास में मैं अक्सर देखा करता था कि क्लास में अक्सर बच्चे जो जेईई एडवांस के पीवाईक्यू होते हैं वो 30 से 40% ही लगा पाते थे खुद से। ये डेटा आज भी ऐसा ही चलता है, ठीक? 50% पे आपका डिसेंट स्कोर जो है, डिसेंट कॉलेज आपको मिल जाता है जेईई एडवांस के 50% पे। और मैं तुझे यहां पर प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये मेरी गारंटी है कि अगर तूने सारी क्लास मेरी बढ़िया तरीके से अटेंड करी तो जेईई एडवांस के पीवाईक्यू में 80 to 90% के करने के लायक मैं तुझे बना दूंगा, और तू अपनी दम पे 80 to 90% क्वेश्चन जेईई एडवांस के पीवाईक्यू करेगा। देख, यूट्यूब पे बोल रहा हूं, अरे बात समझ में, मुझे पता है ये क्लिप कटेगी, ये जाएगी, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे भरोसा है अपने ऊपर, और मुझे भरोसा है तुम्हारे ऊपर भी, कि अगर आप ब्लाइंडली मुझे फॉलो करोगे तो ऐसा होगा। तो सोच, अगर तू 80 से 90% जेईई एडवांस के सवाल खुद के दम पे कर ले रहा है, और यही चीज अगर तू मेन एग्जामिनेशन में करके ले गया, तो भाई साहब समझ, इसके बाद जो है तेरी रैंक 100 के अंदर आ जाए, 50 के अंदर आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात मार्क्स की, तो मैं आपको बता दूं, पिछले साल जो है जेईई एडवांस का पेपर हुआ था, 95 मार्क्स जितना मैंने क्लास में कराया था उसमें से एज इट इज थोड़ा बहुत डेटा चेंज हो गए, क्योंकि यार मैं अगर मास का वैल्यू 5 किलोग्राम रखूंगा तो जो जरूरी नहीं है एडवांस वाली 5 किलोग्राम ही ले, ठीक? डेटा का थोड़ा बहुत हेरफेर हो सकता है, लेकिन मैंने जितना क्लास में कराया था उसमें से 120 में से 95 मार्क्स जेईई एडवांस में हमारे क्लास नोट से आए थे, और तू देख लेना इस बार 100 से ज्यादा आएंगे, 100 से ज्यादा। हमारी बात समझ में, जब हम लोग प्रिपरेशन किया करते थे ना, तो कभी अगर 10% 20% क्वेश्चंस अगर एडवांस में मैच कर जाते थे हमारे सर के पढ़ाए हुए, तो हम इतने खुश होते थे, भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ठीक है? लेकिन मैं तुझे गारंटी देता हूं इस बात की कि बस जो जो मैं तुझे बोलता जाऊं ब्लाइंडली फॉलो करते चले जाना,
ब्लाइंडली फॉलो करते चले आना, और कुछ दिन के अंदर तुझे अपने आप एहसास हो जाएगा कि सर जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। 70 नहीं 80 to 90% जी एडवांस के पीवाई को तू खुद से करेगा। क्लियर है? ओके। पहले मैं बेटा 30 मिनट का समय लूंगा आप लोगों को समझाने के लिए। मुझे मालूम है आप लोग ना बहुत एक्साइटेड होंगे। ठीक है, सब पढ़ाओ सर। ठीक है, पहले दिन हमको AIR1 निकालना है, पहले दिन हमको सिलेक्शन निकालना है। लेकिन मैं 30 से 35 मिनट का टाइम बेटा सबसे पहले आपसे जस्ट बात करने के लिए लूंगा, क्योंकि आप मुझे समझ लो, मैं आपको समझ लूं, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। इस दौरान मैं आपके कुछ क्वायरीज भी लूंगा, कुछ डाउट भी लूंगा। क्या बेसिक डाउट्स आपके दिमाग में आ सकते हैं, उनसे कैसे बचा जाए। क्लियर है? बोलो। हाँ, सब पेन तोड़ के दिखाओ। ना बेटा तू सामने आ, तेरी खोपड़ी तोड़ के दिखाता हूं, देख। हैं ये लोग मुझे पता ही है, ये लोग जो है पूरी कोशिश, मतलब पूरी कमर कस के आए कि सर को गुस्सा दिलाएंगे। नहीं बेटा नहीं, मुझे मेरे पुराने बैचेस से इतना प्यार दिया है कि अब धीरे धीरे मेरा गुस्सा कम हो गया है, और मुझे पता है कि इस बैच से भी मुझे इतना प्यार मिलेगा कि जो गुस्सा पिछले 22 साल में खत्म नहीं हो सका वो तुम खत्म कर दोगे। ठीक है? हाँ, यस। अगर मेरी बात को एग्री कर रहे हो तो सब लोग लाल लाल और हरे हरे हार्ट बनाओ। क्या हो गया भैया? अब बने हैं लाल लाल और हरे हरे हार्ट। बहुत बढ़िया, बहुत। आप यही में रहना, ये हैंग कर रहा है, मैं बता रहा हूं आपको। सलीम भैया की क्लास में अक्सर होता रहता है। सर बेसिक मैथ्स बेटा सब पढ़ाऊंगा, टेंशन ना ले। सर क्या पढ़ाओगे, सर कौन सी किताब लें, सर कौन सी बुक लें, कौन सा मटेरियल फॉलो करें, यूट्यूब वाले भैया दीदी को फॉलो करें, ये करें वो करें, सब मैं बताऊंगा अगले 20 मिनट में, धीरे धीरे। बस तू फॉलो करना देख, ब्लाइंडली फॉलो करना देख। सारी बात समझ में? मुझे 12 साल हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, ऑनलाइन में तो मुझे 2 ही साल हुए, 2 या 2.5 साल हुए हैं पिछले 10 सालों से। उससे पहले मैं ऑफलाइन क्लास में था। ऑफलाइन क्लास में तो जानता ही है। ठीक है, वहां पर हम लोग बच्चों से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। बच्चा डायरेक्टली आके बोलता था कि सर ये वाला सवाल नहीं हुआ तो भाई समझाओ हमको, इसमें क्या। तो इस तरह बहुत सारी चीजें मैंने पिछले 10 साल में सीखी हैं, कहां बच्चे फंसते हैं, कहां बच्चों को दिक्कत आती है। तो इसलिए अगर तू मेरी बात ध्यान से सुनेगा तो हो सकता है तेरे को क्लास में डाउट ही ना आए। हाँ, क्लियर है? सर हमारे प्यार आप हो सर, थैंक यू सो मच बेटा। प्यार से याद आया, ठीक है प्यार से याद आया कि अक्सर मैं आप लोगों की क्लास में कभी जब आप लोग 10th क्लास में नन्हे मुन्ने से थे तो मैं आपको देखा करता था कि वो लोग बोला करते थे कि जो है लोग नहीं, अक्सर ये कॉमन बोला जाता है, अरे अपने अलग सर भी बोलते हैं इस बात को, कि 10th के बाद क्या होता है ना, 10th के बाद होता है प्यार। ये सभी सर बोलते हैं। ठीक है, हमारे सभी सर बोलते हैं, जो कि बात सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है कि हाँ भैया 10th के बाद क्या होता है, कि 10th के बाद होता है प्यार। और मेरे भाई ये मेरी गारंटी है कि तेरा पहला प्यार फिजिक्स होगा। सारी बात समझ में? तेरा पहला प्यार फिजिक्स होगा। लेकिन 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 भगवान ने अगर आपको इतना अच्छा दिमाग दिया है, या कहते हैं ना किसी को इतनी अच्छी खूबसूरत शक्ल दी है, तो इसका मतलब प्यार बांटना चाहिए। तो वो प्यार केवल फिजिक्स के साथ नहीं होना चाहिए, वो मैथ्स के साथ भी होना चाहिए और केमिस्ट्री के साथ होना चाहिए, तीनों के साथ होना चाहिए। जैसे मैं क्लास में जब कोटा में पढ़ता था तो मुझसे अक्सर पूछते थे कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी, तो मैं बोलता था मेरी 3 गर्लफ्रेंड थी, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक मैथ्स। ठीक, तो तेरे साथ भी यही होने वाला है। तेरी फिजिक्स के साथ सेटिंग तो मेरे भाई मैं कराऊंगा। वो सुना है ना कि चांद को चांद कहोगे तो सितारों का क्या होगा, और मोहब्बत अगर किसी एक से करोगे तो बाकी हजारों का क्या होगा है। तो बाकी हजारों का मतलब मैं कहना चाह रहा हूं फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री और मैथ, कोई और मतलब मत निकालना। और अगर तू कोई और मतलब निकाल रहा है तो बिल्कुल सही सोच रहा है, बिल्कुल सही सोच रहा है। ठीक है, ये मास्टर लग रहा है जरूर सेटिंग करा के छोड़ेगा। बिल्कुल सेटिंग करा के छोड़ूंगा मैं, लेकिन फिजिक्स के साथ बिल्कुल। बाकी जितने दिल जले लोग हैं, ठीक है, जिनके दिल टूटे हैं, मेरे पास उनके लिए बहुत मरहम है, जो आपको शायरी के फॉर्म में मैं आपको देते रहा करूंगा। हमारी क्लास में खूब हंसी मजाक भी होगी, शायरियां भी होगी, कंटेंट भी जाएगा। ठीक है, बढ़िया जाएगा। ठीक है, और जो है बढ़िया तरीके से हम लोग मोटिवेट होकर लास्ट तक हम लोग पढ़ते रहेंगे। प्लीज बाहर के बस किसी की बातों में मत आइएगा। तो चलिए मैं क्लास शुरू करता हूं। पहले कॉमन कॉमन सी बातें कर लेता हूं भैया। सबसे पहले ये मैंने लिखा था, पहले से ही लिख दिया था। ठीक है, सबसे पहली चीज मेरे भाई, ये मैं पिछले 2 सालों से हर बच्चों को बोलता आ रहा हूं, इसलिए मेरा फर्ज है तुम्हें भी बोलना। प्लीज 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 ऑन रिक्वेस्ट में बोल रहा हूं,
ठीक है, ऑन रिक्वेस्ट। अब मैं हाथ जोड़ के बोलूंगा, अच्छा नहीं लगूंगा बोलते हुए, लेकिन तू मेरी दिल की बात समझ ले, ठीक है। वो ये है कि ज्ञान लेना है, ज्ञान देना नहीं। आप, मुझे पता है बहुत कम उम्र में हो, बहुत एक्साइटमेंट आपके अंदर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अनमैच्योरिटी भी बहुत ज्यादा होती है। प्लीज ज्ञान लेने का एटीट्यूड रखिएगा, ज्ञान देने का एटीट्यूड मत रखिएगा। ऑल्दो आप मुझे अगर कुछ सजेशन दोगे तो मैं प्यार से उसको एक्सेप्ट जरूर करूंगा, लेकिन मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीज हो तो आप अपने अंदर ये एटीट्यूड रखें कि जो हमारे सर हमको पढ़ाएंगे हम ब्लाइंडली वही फॉलो करते चले जाएंगे। सारी बात समझ में, तेरा सारा ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि सर जो हमको पढ़ा रहे हैं वो मेरी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और जो उस चैप्टर के पीवाईक्यू मुझसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। बात समझ मारी, इस बात पे तेरा ध्यान होना चाहिए, ठीक। और ये मेरी गारंटी है कि तू कुछ दिन क्लास अटेंड कर, तुझसे पीवाईक्यू यूं बनेंगे, यूं पीवाईक्यू बनेंगे, एडवांस के भी बनेंगे, मेंस के भी बनेंगे, सारे बनेंगे। और जैसे तू पीवाईक्यू, या नॉट ओनली पीवाईक्यू यार, मार्केट की जितनी किताबें चल रही है, अगर तू किसी दिन लगाने जाएगा तुझे पता चल जाएगा, ठीक, कि हाँ वो सारे सवाल तू लगाएगा। लेकिन बाहर किसी की बात मत सुनना, ठीक है। अपने टीचर की बात सुनना, अपने पेरेंट्स की बात सुनना, बस खत्म कहानी। यूट्यूब में या ऑनलाइन क्लास में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन यही है कि सभी को अपनी अपनी दुकान चलानी होती है, तो इस दौरान वो काफी सारे बच्चों को डाइवर्ट कर देते हैं, उनको जो है उनका समय वेस्ट करवा देते हैं। कोई कुछ और ज्ञान देता है, कोई कुछ और ज्ञान देता है, कोई कहता है कि भैया मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है, मेरे लिए, क्योंकि वो लोग मैटर नहीं करते, मेरे लिए आप मैटर करते हो, ठीक है। बस मैं इतना बोलूंगा शॉर्टकट में, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है, किसी भी बात पर उनको ध्यान मत देना, ठीक है। जैसे फिजिक्स मैं संभाल रहा हूं, ठीक है, सचिन सर आपके मैथमेटिक्स संभालेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री राहुल दूधी सर, ओम सर, पंकज सर संभालेंगे। बस हम लोग जो आपको बोलें आप बस वही फॉलो करना, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ब्लाइंडली फॉलो योर टीचर, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग यहां पर जो है अपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो कर लोगे, और कर लोगे तो तेरा देखना सबसे बेस्ट रिजल्ट निकल के आएगा। तू सबसे बेस्ट का मतलब समझ रहा है ना, कि हो सकता है कि तेरे अंदर काबिलियत 1000 रैंक लाने की हो सकता है तेरे अंदर काबिलियत 500 के अंदर रैंक लाने की हो, ठीक, लेकिन तू बीच में इधर उधर के चक्कर में पड़ गया हो, तेरी रैंक निकल कर आ रही है 2500, तेरी रैंक निकल कर आ रही है 5000। और ऐसा हर साल होता है, ऐसा हर साल होता है, और हमारे ऐसा हर साल होता है। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ना जाने बाहर के लोगों की बातों में आ जाते हैं और अपना ही नुकसान कर लेते हैं। और हमारी बात, मैं बस इतना बोलूंगा, आपको पता है आपके अलग सर कितना ज्यादा ख्याल रखते हैं आपका, तो वो ऐसी वैसी टीम तो तुझे नहीं देंगे। सारी बात समझ में, इस वक्त हिंदुस्तान में बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, लेकिन हर टीचर इस कोशिश में रहता है कि हमको पीडब्ल्यू पढ़ाने के लिए मिल जाए। मैं अंदर की बात बोल रहा हूं, ठीक है। और उसमें जो सबसे अच्छे होते हैं अलग सर वही चुन चुन के आपको देते हैं, तो टीचर पे कभी डाउट नहीं करना है, बस जो टीचर आपके बोलते जाए ब्लाइंडली फॉलो करते चले जाए, ठीक। दूसरी बात, तीसरी बात भाई साहब, अटेंड योर क्लास डेली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अभी आप क्लास स्टार्ट हुई आप लोग, ये ना, आप लोग अभी 40-40, 50-50 मिनट की क्लास अटेंड करने की आदत है, आपको वो आदत नहीं है 1.5 घंटा 1 घंटा। फिर भी मैं आपसे बोलूंगा कि प्लीज यार रोज की क्लास रोज अटेंड कीजिएगा। ये हमारा, ध्यान से समझना मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ये हमारा 10th क्लास का बोर्ड नहीं है। अब तू कहेगा सर 10th क्लास के बोर्ड को क्यों धोया? भाई मैं धोया नहीं हूं, मेरी बात ध्यान से सुन। 10th क्लास के बोर्ड में अगर तू 90% की प्रिपरेशन करेगा तो तेरे 90% आ जाएंगे। तेरे 90% तो कोई नहीं छीनना ना तुझसे। तू 80% की प्रिपरेशन कर, 80% आ जाएंगे, तेरे 80% कोई नहीं छीनना तुझसे। लेकिन यहां पंगा है भाई, यहां अगर तू कम मेहनत करेगा और तेरा दूसरा दोस्त अगर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है या सेम इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है या हमारे साथ पढ़ रहा है और वो तुझसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो वो तेरी सीट छीन के लेके चला जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि यहां सीट लिमिटेड है। आप सब लोग जानते हो कि 14 से 15 लाख या 13 से 14 लाख बच्चे जेईई एडवांस में बैठेंगे, मेंस में बैठेंगे, जो कि फिर एडवांस के लिए बैठेंगे। उन 13 से 14 लाख में सीट हमारे पास मात्र 10,000 है। और अगर 10,000 सीट है तो इसका मतलब समझ जाओ मेरे भाई, इसका मतलब यह है 14 लाख लोगों में से 13,80,000 बच्चे तो एक तरह से आईआईटी में जाएंगे ही नहीं, उनकी तो कोई रैंक भी नहीं आएगी। आप समझो इस बात को। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 10th क्लास एग्जामिनेशन एंड जेईई की प्रिपरेशन। ये डिफरेंस आप जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा रहेगा। और मैं चाहूंगा कि आपके अंदर एक आग निकलनी चाहिए कि आज सर आप तो पढ़ाओ, सर आप तो किसी भी लेवल पे लेके जाओ, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करेंगे। तू उधर से मेहनत कर, मैं इधर से मेहनत करूंगा, दोनों भाई मिलते हैं और इस जर्नी को बहुत खूबसूरत और यादगार बनाते हैं। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? ठीक है भाई साहब, ओके। तो भाई साहब मैं फिर से बोलूंगा इस चीज को कि भाई अटेंड योर क्लास डेली, क्योंकि पिछले 2 साल में मैंने ऐसा देखा, आप चाहो तो यूट्यूब के कमेंट्स में पढ़ सकते हो, काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरू की इस क्लास को बहुत लाइटली ले लेते हैं, 10-15 दिन क्लास अटेंड करते हैं और भैया उसके बाद उनके जो बैकलॉग बनना स्टार्ट हो जाते हैं।
ऐसा बोला जाता है कि 12th क्लास में जब बच्चा पहुंचता है तो 70% बच्चों के बैकलॉग होते हैं, ऐसा बोला जाता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस बैच में जितने बच्चे अभी हमारे एनरोल हो चुके हैं, जितने बच्चे हमारे इस क्लास में हैं, मैं चाहूंगा कि उसमें से 100% के 100% पूरी अपनी कोशिश करें कि उनका कोई बैकलॉग आना ही नहीं चाहिए। रोज की क्लास रोज अटेंड करो। अब इसके लिए दूसरा डिबेट होता है, सर लाइव अटेंड करूं रिकॉर्डेड अटेंड करूं। पिछले साल मैंने समझाने की कोशिश करी थी बच्चों को, पिछले से पिछले साल, कि भाई लाइव किया करो यार, रिकॉर्डेड मत किया करो। इसके लिए मैंने एक बहुत ही घटिया एग्जाम्पल लिया था, चाय बनाने वाला। जो बच्चे सुन रहे हैं वो समझ गए होंगे, तब मेरी बात बच्चों को समझना थोड़ी सी कम आई थी। ठीक है, फिर वो समझ में आई 1 साल के बाद। बोले सर आप कह तो सही रहे थे। तो मैं आज फिर बोल देता हूं, बेटा कोशिश करो कि लाइव ही अटेंड करो। आ रही बात समझ में? कोशिश करो कि लाइव ही अटेंड करो। अगर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट वाले को अपने रिकॉर्डेड लेक्चर बेचने हैं तो वो यही बात बोलेगा कि रिकॉर्डेड अटेंड करो। तू समझ इस बात को, ये बात सच है कि रिकॉर्डेड लाइव की अपने प्लस अपने माइनस है, अपने प्लस अपने माइनस। लेकिन लाइव का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तू हमारे साथ जुड़ा रह सकता है कि हाँ भैया सलीम भैया की क्लास आने वाली है, हाँ भैया मैथ्स की क्लास आने वाली है। रिकॉर्डेड शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक वो कंसिस्टेंसी रिकॉर्डेड में बन पाना बड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए। 100 में से 90 बच्चे ऐसे होते हैं जो रिकॉर्डेड के रास्ते पे जाते हैं और बीच में वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं यार। अगर तू घर पे है, ठीक है, तो तेरे दोस्त आगे चल घूमने चल रहे हैं सर, है ना, वहां पे बुआ जी की लड़के की शादी आ गई, ठीक है, या बुआ जी की शादी हो गई, ठीक है, या किसी की शादी हो गई, ठीक, या कोई फंक्शन हो गया, चले गए आपके भाई साहब वहां पे, क्या हुआ, रिकॉर्डेड इकट्ठे हो गए। फिर तू सोचेगा भाई साहब 3 दिन एक काम करता हूं, ये 3 दिन का रिकॉर्डेड एक साथ चौथे दिन देख लेता हूं। अक्सर ये करते हैं बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे बच्चे करते हैं, अक्सर ये करते हैं बच्चे, ठीक है, कि भैया 3-4 दिन का जो रिकॉर्डेड होगा एक साथ देखेंगे। अब एक साथ देखेंगे तो भाई साहब जाहिर सी बात है खिचड़ी पक जाएगी ना यार दिमाग में यार। फिर कोई अर्थ का अनर्थ करके आएगा, फिर सवाल निपटा के आएगा, फिर तू चीजों को गलत इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, इसीलिए हर एक चैप्टर में, हर एक लेक्चर में एक कंटेंट होता है कि भाई आज इतना ही जाना चाहिए, इससे ज्यादा जाएगा तो बाउंसर निकलेगा। ठीक, तो मैं आपसे ये सजेशन करूंगा, कोशिश कीजिए लाइव में आने की। अगर किसी कारण बस आपका जो है सपोज क्लास टूट जाती है, भले ही आप बीमार हो, कोई वैलिड रीजन है, तो इन दैट केस फिर आप मेरे भाई, फिर आप रिकॉर्डेड पे जा सकते हो। लेकिन कोशिश करो लाइव में, क्योंकि लाइव में सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप लास्ट तक साथ टिके रह सकते हो। रिकॉर्डेड में आप अकेले अकेले दौड़ते हो, है ना, फिर वो थोड़ी देर के बाद फिर जो फील होता है यार मैं अकेला हूं यार, मेरे साथ तो कोई है भी नहीं यार। ठीक है, लाइव में एटलीस्ट मैं तेरे सामने हूं, यहां पर मैं तेरे सामने हूं, लाइव हूं, और ये सच है। ठीक है, ये सच है कि मैं इस वक्त तेरे सामने पढ़ा रहा हूं, तू स्क्रीन के उस पार, लैपटॉप के उस तरफ तू लिख रहा है, नोट्स लिख रहा है, सारी बातें लिख रहा है, और मैं इधर से समझा रहा हूं। ये बहुत बढ़िया कनेक्शन है तुझे लास्ट तक इस जर्नी में बनाए रखने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट, उसके बाद मेरे भाई अगला नोट्स के लिए मैं बात बोलूंगा कि नोट्स की टेंशन तुझे नहीं लेनी है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि नोट्स कैसे बनवाने हैं। जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं वो सब जानते हैं कि सलीम भैया जो है फिजिक्स के धांसू नोट्स बनाते हैं। इनफैक्ट ऐसे नोट्स बनाते हैं जो जल्दी से बाहर कहीं नहीं बनवाए जाते। ठीक है, अक्सर सर लोग क्या करते हैं भैया, पीपीटी ले आते हैं, पीपीटी ले आने के बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं, बच्चों को समझ में भी आ जाता है। मैं इस चीज को गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जब बच्चा लिखने पे आता है, अब वो सोचता है यार 8-8 9 लाइन कैसे लिखूं भाई। ठीक है, समझ में तो आ गया भाई, लिखूं कैसे यार। ठीक है, तो इसमें टीचर बोल के निकल जाते हैं भैया अपने अपने हिसाब से लिख लो। अब बच्चा जो बेचारा अच्छा बच्चा होता है वो तो अपने हिसाब से लिख लेता है, और जो बिलो एवरेज बच्चा होता है वो सोचता है यार यार सर कह रहे हैं अपने अपने हिसाब से लिख लो, मैं तो भैया 2 पेज लिख पाया, तब तक सर 8वें पेज पर पहुंच गया। तो ये बहुत टाइम का मिसमैनेजमेंट होता रहता है। तो इस बहाने काफी सारे बच्चे छूट जाते हैं जिनके नोट्स बन ही नहीं पाते, और जब नोट्स नहीं बन पाते तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस भी लो रहता है। इसलिए नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके बैच में बोल सकता हूं क्योंकि आपकी जर्नी बहुत लंबी चलेगी, आपकी जर्नी 2 साल तक चलेगी। अगर आपने किसी चैप्टर के नोट्स बना रखे हैं तो 1 साल के बाद अगर आपको उस चैप्टर का रिवीजन करना है तो आपको बस उनको नोट्स ही देखने हैं और आपको सब समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई साहब ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। ठीक, तो नोट्स कैसे बनाने हैं ये मैं तुझे क्लास में बताऊंगा। इनफैक्ट मैं बिल्कुल ऑफलाइन की तरह से तेरे नोट्स लिखवाऊंगा। हरी बात समझे, क्योंकि मैं 10 साल से भैया ऑफलाइन का मास्टर था। ऑफलाइन क्लास में हम नोट लिखवाया करते थे। ठीक है, तो एक हम जमा के लिखवाया करते थे बढ़िया तरीके से। तो मैं जितनी काम की बातें हैं वो सारी तेरी काम की बातें मैं लिखवाऊंगा, बस तू मेरे साथ टिके रहना। क्लियर है? मतलब नोट्स की टेंशन दिमाग से निकाल देना। क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके। उसके बाद मटेरियल। अब मटेरियल में काफी बच्चे टाइप कर रहे हैं, बोले सर बुक। ठीक है, बोले भैया सर ये सर ये बता दो कौन सी बुक ले, कौन सी क्या करें, एडवांस के लिए क्या जरूरी है। अब देख ध्यान से सुन,
वो कह रहा था बैकलॉग बन गया। अब इतनी देर में बैकलॉग बन गया है, लाला कहिए है। चल देख ध्यान से तू। अब हमारा जो जेई का जो कंटेंट है, ध्यान से समझना भाई साहब। बुक के नाम पे मार्केट में बहुत सारी बुक है, किताबें बहुत सारी बुक के नाम पे, ठीक है, जिसमें एक एचसीबी है, एरोडोप है, और भी बुक्स चलती है मार्केट में, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूंगा इस दौरान सबसे पहले सर जी, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो तेरे क्लास नोट्स एंड क्लास नोट्स के क्वेश्चन। सबसे पहले बिलीव मी, अगर तूने इतना ही कर लिया, जितने सवाल मैं तुझे क्लास नोट में करवा रहा हूं, क्लास में करवा रहा हूं, जितने सवाल मैं तुझे होमवर्क दे रहा हूं, तूने अगर इतना कर लिया तो तुझे बाहर झांकने की जरूरत है ही नहीं। तेरा इसी में ही जेई एडवांस में 120 में से 100 मार्क्स से यहीं से निकल के आएंगे, तू देख लेना। फिर भी क्योंकि जाहिर सी बात है काफी बच्चों के पास समय होता है अच्छा खासा, फिर भी उसके बाद अगर किसी को चाहिए तो हमारे जो है पीडब्ल्यू मॉड्यूल आप ले सकते हो, ठीक है। पीडब्ल्यू मॉड्यूल में आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, क्वेश्चन सवाल जो है सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे। किसी के पास पुराना है तो आप पुराने से भी पढ़ सकते हो, कोई जरूरत नहीं नए खरीदने की। किसी के पास नहीं है तो वो चाहे तो खरीद सकता है। और एक चीज जो मैं बोलूंगा आप सबसे, प्लीज हो सके तो खरीद लीजिएगा, उसका नाम है एचसीबी। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एचसीबी के क्वेश्चंस मैं आपको पीपीटी के फॉर्म में या किसी ना किसी फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा सकूं। और एक हमारे लिए चलती है जिसका नाम है एरोडॉप। हमारी बात समझ में? एरोडॉप के सारे क्वेश्चन क्लास में करने के नहीं होते हैं, सारे क्वेश्चन जेई एडवांस के रिलेवेंट नहीं होते हैं, लेकिन जितने जेई एडवांस के रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं तुझे क्लास में कराऊंगा। हमारी बात समझ में क्लियर है? वो सारे मैं तुझे क्लास में कराऊंगा या क्लास में तुझे होमवर्क दूंगा, बस टिके रहना है इसी से ही। वैसे इसमें सब कुछ तो यही कवर हो जाता है मेरे भाई, ये ही सब कुछ है, ये ही सब कुछ है। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये होगा कि सर एचसीबी लगानी है, हाँ भैया लगा, बिल्कुल लगा। सर एरोडॉप लगानी है क्या? बिल्कुल लगा। सर सारी लगानी है ना? वही लगानी जो मैं बताऊंगा। और हमारी बात वही लगानी जो मैं बताऊं, जो रिलेवेंट क्वेश्चंस है वो मैं तुझे क्लास में बताऊंगा, और इनफैक्ट क्लास में कराऊंगा मैं। ये तो छोड़ यार, अगर तू मेरा साथ देगा ना, अगर तूने मेरा साथ दिया बढ़िया तरीके से, साथ देने का मतलब समझ रहा है ना, अगर तू मेरे साथ टिका रहा, बढ़िया तरीके से अपना प्यार बरसाता रहा, जो बातें मैं बोल रहा हूं वो बातें तू कैच करता रहा, तो मैं तुझसे क्लास में जो रिलेवेंट जेई एडवांस के लिए पाथफाइंडर के क्वेश्चन है मैं वो भी तुझसे करवा के ले जाऊंगा। देख लेना तू, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, एक मास बैच में, ठीक है, लेकिन मैं तुझसे करवा के ले जाऊंगा, तू देख लेना। तू आज की बात याद रखना, और जब मैं तुझे कराऊंगा, करा के निकलूंगा, तब तू याद करेगा हाँ सर आपने जो बात बोली थी बिल्कुल सही बोली थी। आरी बात समझ में? बाकी थ्योरी के लिए कोई किताब नहीं लेनी है, थ्योरी के लिए भाई है इधर, थ्योरी के लिए भाई है इधर, मैं हूं यहां पे थ्योरी समझाने के लिए। सारी बात समझ में? ये आपकी 10th क्लास वाली नहीं है, ये आपकी 10th क्लास की जर्नी नहीं है जिसमें आपने डेफिनेशन रख ली कि फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन ये होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन ये होती है, और डेफिनेशन रट के तू पहुंच गया वहां पर और तूने वहां पर मार्क्स लिख दिए, तो 2 नंबर मिल गए, 3 नंबर मिल गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां रटा रटाया ज्ञान खत्म। यहां पर आपको मैं बोलूंगा फिजिक्स में जब तक मैं यहां खड़ा हूं तुझे कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो जानते हैं, सलीम सर कभी रटवाते नहीं है, ठीक है। अबे सलीम सर तो तब रटवाएंगे ना जब साला मुझे याद हो, ठीक है। मैं ही अक्सर बड़े बड़े फॉर्मूले भूल जाता हूँ, ठीक है। क्लास में तो बच्चे याद दिलाते, सर देखो आप फिजिक्स के मास्टर होकर फॉर्मूला भूल जा रहे हो, सर ये फॉर्मूला ये होगा। मैं कहूंगा अच्छा अच्छा ठीक है भाई, ये होगा ये होगा, ठीक। तो इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूं कि फिजिक्स को जिस तरीके से मैं देखता हूं, ठीक, मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग उसी तरीके देखना स्टार्ट कर दें जिस तरीके से फिजिक्स में दे। मुझे कभी बर्डन नहीं लगती फिजिक्स, कभी नहीं लगती है, कभी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ रट नहीं रखा है। आरी बात समझ में? कुछ भी नहीं रट रखा है। बेसिक फंडामेंटल देख, जो फॉर्मूले होते हैं, F = ma हो गया, ये सब बेसिक डेफिनेशन, ये तो खैर काम की बात है, तो एज ए टीचर याद रखनी पड़ती है, वो तो तुझे भी याद हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं रटना है। ये नहीं इस केस के लिए ये फॉर्मूला, इस केस के लिए ये फॉर्मूला, इस केस के लिए बकवास बातें सारी की सारी, कोई फॉर्मूला नहीं। हम फिजिक्स का मजा लेंगे। क्लियर है? एक बच्चा कह रहा है सर जी 30 मिनट हो गए, 30 मिनट नहीं हुए, अभी 4:29 हुए, अभी 2 मिनट और 2 मिनट और तेरा दिमाग चाटूंगा मैं, ठीक है ना। कह रहा 30 मिनट हो गए, ठीक है। चल भाई साहब ठीक है 30 मिनट हो गए, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला केस, सर योर 10th क्लास मार्क्स। काफी बच्चे ऐसे होंगे आपकी क्लास में जिनके 100% होंगी 10th क्लास में, बहुत बढ़िया आएंगी, किसी की 90 आएगी, किसी की 95 आएगी। मैं आपको बोलूंगा कि हमारी इस जर्नी में ये 10th क्लास मार्क्स मैटर नहीं करते, इसलिए ज्यादा खुश मत होइएगा। किसी के अच्छे मार्क्स आ जाए बहुत अच्छी बात है, किसी के खराब मार्क्स आए बिल्कुल डिमोटिवेट होना मत होना। हमारे लिए 10th क्लास के मार्क्स बिल्कुल मैटर नहीं करते हैं। हमारे लिए मैटर करता है कि यहां से क्या तू तैयार है,
इस जगह से क्या तू मेहनत करने के लिए तैयार है? अगर तू मेहनत करने के लिए तैयार है तो तेरे चाहे 70% हो, 80 हो, 90 हो, 100 हो, 95 हो, कुछ भी हो, आप सारे एक ही लाइन पर हो। जो ज्यादा मेहनत करेगा वो सबसे आगे निकलेगा। क्लियर है भाई साहब? उसके बाद बाकी जेई एडवांस मैं बोल चुका हूं आपको कि भाई साहब कम से कम 50% आपसे बनने चाहिए, लेकिन मैं तुझे 80 to 90% जेई एडवांस के पीवाईक्यू बनाने के लायक बना दूंगा। ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये मैं अब भी बोल रहा हूं, चाहे तो इस बात को रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है? और कभी तुझे ऐसा लगे कि हाँ सर इस चैप्टर में तो सर हमारे जो आपने बोला था ऐसा हुआ नहीं है, तो मुझसे बात करना, ऐसा होगा नहीं कभी। क्लियर है? तो क्या मैं पढ़ाई स्टार्ट कर सकता हूं? बोलो। हाँ बोलो 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 बोलो। यस सर। एनसीईआरटी ना 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 बिल्कुल भाई तेरे लिए कोई भी लोड नहीं है। मैं फिर से बता देता हूं, एनसीईआरटी अगर खरीदी हो ना तो बंद करके बक्से में ताला लगा के चाबी को बाहर फेंक देना। एनसीईआरटी नीट के लिए इंपॉर्टेंस हो सकती है, हमारे लिए जेई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बोलना अच्छा नहीं लगता इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, लेकिन ये बात सच है, ठीक है? ये बात सच है। आप चाहे तो एनसीईआरटी को बंद करके एक तरफ डाल सकते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि भाई साहब उसे थ्योरी पढ़ने बैठ गया, 4 लाइन पढ़ेगा एनसीईआरटी की, 5वीं लाइन में दिमाग खराब हो जाएगा तेरा। और हमारी बात कायदे में एनसीईआरटी इज नॉट फॉर स्टूडेंट्स, इज फॉर द टीचर्स, ठीक है ना? कि भाई साहब कौन सी चीज को क्या डेफिनेशन हम लोग मान के चल रहे हैं, इसके लिए एनसीईआरटी की टीचर को जरूरत पड़ती है, तुम्हें नहीं, तू छोड़ हटा। बिल्कुल कोई चक्कर में नहीं पड़ना एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं, ठीक है? ओके, तो क्या मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दूं? सर कॉपी कितनी बनाए? अभी के लिए 1 कॉपी। अरे हाँ यार, कल सचिन सर मुझसे कह रहे थे कि सलीम सर, मैंने कहा हाँ, बोले यार बच्चों को जरूर बोल देना कि कॉपी उपी लेके आ जाए। मैंने कहा ऐसा भी होता है क्या? बोले हाँ। बोले बच्चा ऐसे भी आ जाता बैठ के, बोले आप पढ़ा, मास्टर से पढ़ा, कलेक्शन करवा हमारा ऐसा ही, ठीक है? तो भाई कॉपी उपी बिल्कुल यार, फिजिक्स की 1 कॉपी और 2 पेन, ठीक है? 1 कॉपी 2 पेन, एक नीला पेन और एक लाल जेल पेन, ठीक है? ये लेके प्लीज बैठिएगा। हो सके तो 2 पेन लेके बैठिएगा, आप 1 पेन भी लेके बैठोगे अच्छी बात है, 2 पेन लेके बैठोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक? नोट्स कैसे लिखने हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, ठीक है? सारे नोट्स मैं बनवाऊंगा, कॉपी यस जरूर बनवानी है, इसके अलावा और कुछ नहीं करनी। तो चलिए शुरू किया जाए। चलो भैया शुरू करते हैं पढ़ाई। तो शुरू करने से पहले आप सारे बच्चे एक बार फिर से मेरे दिल की तसल्ली के लिए प्रॉमिस करो कि यस सर लास्ट तक हम टिके रहेंगे और रोज की क्लास और रोज का होमवर्क रोज करेंगे। सारे बच्चे 30 मिनट हो चुके हैं, अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करो। वो कह रहा सर फिजिक्स से सेटिंग करने के लिए रेडी हूं। बेटा फिजिक्स से करिए, कहीं और मत कर लिए। हाँ अरे बात समझ में, सेटिंग फिजिक्स से ही होनी चाहिए, क्योंकि यहां कटने का रास्ता, कटने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो अगर कहीं और सेटिंग करेगा ना, ठीक है, जल्दी से पत्ता कट जाएगा, फिर कहेगा तू हाँ बोले सर क्या करूं सर, डिस्प्रेशन हो रहा, छोड़ के चली गई। हाँ क्लियर है? ओके चलो भैया शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले तो हमारा जो पहला चैप्टर है, पहले मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूं। पहला चैप्टर हमारा जाएगा यूनिट एंड डायमेंशन। तो आप चाहो तो हेडिंग डाल सकते हो यूनिट एंड डायमेंशन। उसके बाद फिर अपन बेसिक मैथ्स पे जाएंगे। काफी बच्चे टाइप कर रहे हो सब पहले बेसिक मैथ्स पढ़ाओ, नहीं पहले हम यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे, ठीक है? यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अपन जाएंगे बेसिक मैथ्स पे। तो यूनिट एंड डायमेंशन में सब लोग हेडिंग डालो भैया। सबसे पहली चीज जो हम लोग देखते हैं फिजिक्स में, स्टार्ट करते हैं जिसका नाम होता है फिजिकल क्वांटिटी। अब क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? कोई बताएगा क्या होती है? जल्दी से सब लोग सारे नोट्स में हेडिंग डालो, ऐसे ऐसे हेडिंग डालो, ऐसे यूनिट एंड डायमेंशन चपैक, और यहां डालो फिजिकल क्वांटिटी टपैश। बोलो क्या होती है? चलो पढ़ाई स्टार्ट। वो कह रहा कितना कमीना है बे, कह रहा फिजिक्स के चक्कर में फिजिक्स वाली मैडम से सेटिंग कर ली, लपड़ खाएगा तू। दिस इज फिजिक्स वाला, नॉट द मैं बोलूंगा नहीं, इट इज नॉट द सेटिंग वाला यार, इट इज अ फिजिक्स वाला। हम आपको जो है फिजिक्स से प्यार कराना सिखाएंगे। हाँ तू मुझसे कर ले, इट्स ओके। हाँ बोलो जल्दी से। एक बच्चा कह रहा सर फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जो मेजर की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है, ये डेफिनेशन आपको 9th 10th क्लास में ऑलरेडी आपको मालूम होगी। देख ऐसे समझ, कोई भी चीज हम लोग, जैसे क्रिकेट है,
ठीक है। सपोज आप क्रिकेट खेलना चाहते हो तो पहले क्रिकेट को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझना बहुत जरूरी का मतलब बोले भैया बैट होता है, ठीक है, ये बॉल होती है, ये विकेट होते हैं, ठीक है, ऐसे बॉल की जाती है, पैर अगर इस बाउंड्री लाइन के आगे चला गया तो नो बॉल हो जाएगी, इसको फ्री हिट बोलते हैं। जब तक आप सारे रूल्स एक बार फिजिक्स, सारे रूल्स एक बार क्रिकेट के नहीं समझ लेते, तब तक आप जाहिर सी बात है क्रिकेट नहीं समझ पाएंगे। इसको 6 रन बोलते हैं, इसको 4 रन बोलते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार सबसे पहले अगर हम फिजिक्स को समझना चाहते हैं कि भाई फिजिक्स है क्या, कोई ऐसा नहीं है कि नेचर ने फिजिक्स को थमा दिया हो कि ले लल्ला ये ले किताब दे दी मैंने फिजिक्स के लिए पढ़ ले, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फिजिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है कि नेचर ने हमको सब कुछ थमा दिया है, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने जो नेचर के अंदर बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं, हम लोगों ने उनको देखा और देखने के बाद उनको सोचा ऐसा क्यों हो रहा है भाई। ठीक, और जब देखा तो पता चला कि भाई साहब कहीं ना कहीं बहुत सारे नेचर्स के लॉस थे जो छुपे हुए थे, ठीक, जो बहुत छुपे हुए। जैसा एग्जांपल के तौर पर सन के अबाउट धरती का घूमना, आप सब लोग जानते हो कि भाई साहब सन के अबाउट धरती घूमती है। ठीक, तो ये और बहुत सारी चीजें कि भाई साहब मैंने यहां से पेन को छोड़ दिया तो भाई नीचे गिरा, ऊपर नहीं गया। ऐसा नहीं कि मैंने भाई साहब छोड़ा तो ऊपर की तरफ उड़ गया, मैं जितनी बार इसको छोड़ूंगा नीचे की तरफ जाके गिरेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमारी तरफ हो रही है। ठीक, हमारे अराउंड में, हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीजें हो रही जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लॉ से कनेक्टेड है। इसका मतलब हमारे सराउंडिंग्स में, नेचर में बहुत सारे लॉस छुपे हुए हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे लोग आए, जैसे न्यूटन हो गए, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग आए जिन लोगों ने उस लॉ को पहचाना, उस लॉ को ढूंढा कि भाई साहब ये लॉ है, उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं हमारे दुनिया को समझाने की कोशिश करी। लेकिन दुनिया को तो तभी समझाओगे ना जब आपके पास टूल्स होंगे। अब क्रिकेट तो आप तभी समझा पाओगे ना जब आपके पास बॉल होगी, जब आपके पास बल्ला होगा, जब आपके पास 3 विकेट होंगे, जब आपके पास ग्राउंड होगा, तभी तो क्रिकेट को समझा पाओगे ना। तो बिल्कुल उसी प्रकार फिजिक्स को समझने के लिए, उन लॉस को समझाने के लिए सबसे पहले जरूरी थी कि भाई साहब हम एक काम करें, पहले कुछ क्वांटिटीज लेते हैं, ठीक, जिससे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, फिजिक्स की चीजों को कम्युनिकेट कर पाए। तो हमने फिर उनका नाम रखा फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे पेन है, अब जैसे मैं बोलूंगा ना पेन है, पेन से लिख रहा हूं, तेरे दिमाग में एकदम इमेज जाएगी, पेन है तो पेन से लिखेंगे सर। ठीक, तो बिल्कुल उसी प्रकार हमने चीजें कुछ डिफाइन करी, फिजिकल क्वांटिटीज। बोले क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज? मैंने कहा फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। मेजर, अब इसका भेजे में जाना चाहिए भाई, मेजर कर सकते हैं। बोले भैया जैसे डंडा, ये रहा डंडा, देख ये रहा, अब इसकी लेंथ है, अब इसकी लेंथ तू मेजर कर सकता है, ये 1 मीटर का डंडा है। ठीक, तो हाँ भैया हमने इसको जो है मीटर में इसको मेजर कर लिया। ठीक, जैसे कि मास हो गया, भाई साहब 5 किलोग्राम का मास है सपोज, तो आपने उसको मेजर कर लिया। समय हो गया, टाइम मेजर कर लिया कि मैं आपसे पूछूं कोटा से दिल्ली पहुंचने में कितना समय लगा, तो बोलेगा 4 घंटे, तो आपने उसको मेजर कर लिया, हाँ भैया 4 घंटे ही लगे भाई साहब। आरी बात समझ में? तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं मेरे भाई? फिजिकल क्वांटिटीज। बेसिकली मैं पीपीटी लाता नहीं हूं, लेकिन आज पहली क्लास है इसलिए मैं थोड़ी बहुत लेके आ गया हूं, कल से ये भी नहीं लेके आऊंगा, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले हेडिंग लो फिजिकल क्वांटिटीज, और उसके बाद पॉइंट्स बना के लिखो ऑल क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। लिखो जल्दी से सारे बच्चे। एग्जाम्पल, टाइम, लेंथ, मास, फोर्स, वर्क। लिखो फिजिकल क्वांटिटीज, मैं बोल रहा हूं लिखो ऑल द क्वांटिटीज, अबे लिखा देख मत लिख मेरे भाई, ऑल द क्वांटिटीज which can be measured are called physical quantities। क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके सर जी, ओके। अब हुआ ये, ठीक है सर जी, हमने ये तो बोल दिया भाई साहब कि जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। अब किस किस को मेजर कर सकते हैं? सर लेंथ को मेजर करते हैं, सर टाइम को मेजर कर सकते हैं, सर मास को मेजर कर सकते हैं, सर टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। सारी बात समझ में? तो बहुत सारी चीजें, सब फोर्स को मेजर कर सकते हैं, ठीक, सब वेलोसिटी को भी कैलकुलेट कर ही सकते हैं, ठीक, कि आप कितनी वेलोसिटी के साथ दौड़ रहे हो। तो फिर हमने देखा, मैंने कहा चलो ठीक है, हमने मेजरमेंट तो कर दिया। जब भी कभी ऐसा होता है तो सबसे पहले चुल्ल कटती कि सर इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। चुल्ल कटने का मतलब क्या हो गया? जैसे कि मैं बोलूं आपकी क्लास है, ठीक है, अब इस क्लास में जाहिर सी बात है सारे लोग एक जैसी सोच के नहीं हो सकते, एक जैसे टैलेंट के नहीं हो सकते, ठीक। इस क्लास में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चों को क्रिकेट बहुत पसंद हो, कुछ बच्चों को फुटबॉल बहुत पसंद हो, कुछ बच्चे पढ़ाकू हो कि भाई साहब उनको पढ़ने बहुत मजा आता है, कुछ बच्चों का फिजिक्स सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हो, कुछ बच्चों का केमिस्ट्री सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हो। तो हम फिर वहां पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। मैंने कहा भाई साहब ये जो बच्चे इनको फिजिक्स बहुत अच्छा लगता है, ये जो बच्चे इनको केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, ये जो बच्चे हैं भाई साहब इनको जो है क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार से हमने इन फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई किया।
कैसे क्लासिफाई किया, ध्यान से समझना, लिखना मत अभी कुछ भी, कि सर हमने इन फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई किया। बोला कैसे क्लासिफाई किया? बोले सबसे पहले बेस्ड ऑन डायरेक्शन। लिखना मत, लिखना मत, पेन नीचे रख देना, बिल्कुल लिखना मत। बेस्ड ऑन डायरेक्शन। बोले बेस्ड ऑन डायरेक्शन मतलब, मैंने कहा भैया हमारे 11th और 12th क्लास के सिलेबस के हिसाब से हमने इसको क्लासिफाई किया स्केलर और वेक्टर में। अब कुछ बच्चे बोलेंगे टेंशन भी तो होता है भाई, मैं बात कर रहा हूं 11 12 तो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सामने बस ये दो हैं, एक का नाम है स्केलर, एक का नाम है वेक्टर। ठीक है सर, जैसे क्लास में होते हैं ना भैया, ये बच्चे पढ़ाकू और ये बच्चे खेलने वाले, उस हिसाब से हमने बोल दिया भैया देख भैया, हमने एक डायरेक्शन बेस्ड ऑन द डायरेक्शन के हिसाब से हमने बोला कि भाई इसमें से कुछ फिजिकल क्वांटिटी होंगी हमारी स्केलर, कुछ हमारी होंगी वेक्टर। बोले स्केलर क्या होता है? बोले स्केलर वो होते हैं सर जिनका होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होती। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। ऑल्दो मैं सारी बातें अभी नहीं समझा सकता। क्यों नहीं समझा सकता? क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है वेक्टर, उसमें हम डिटेल में सारी बातें पढ़ेंगे कि क्या होता है स्केलर, क्या होता है वेक्टर। अभी हम बाहर से सबको नमस्ते करते हुए निकलेंगे, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। क्लियर है? तो उस हिसाब से सर क्या होता है वेक्टर? मैंने कहा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी या दोस्त जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, जिनके पास डायरेक्शन भी होती है, और तीसरा एन इंपॉर्टेंट लॉ कि सर वो लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करते हैं। अब तुम कहोगे सर ये धमाकेदार 3-4 आपने क्या पिस्तौल चला दी, अरे सर ये क्या होता है लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा? अबे मुझे क्या पता क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे वेक्टर में, यहां पे लोड नहीं लेना बिल्कुल भी। ठीक है, ये हम कहां पढ़ेंगे? बोले गुरुजी ये पढ़ेंगे हम लोग कहां? वेक्टर में। क्लियर है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो ये सारी चीजें अभी बस हल्के हल्के मोड से देखनी है। ये सारी चीजें हम लोग कब पढ़ेंगे? वेक्टर वाले चैप्टर में। हमारा पहला चैप्टर आएगा यूनिट एंड डायमेंशन, दूसरा आएगा बेसिक मैथ्स, तीसरा आएगा वेक्टर। वेक्टर के अंदर हम ये चीज पढ़ेंगे। क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सब मैग्नीट्यूड क्या है? हाँ ये बात बोली ना तूने भाई साहब। जैसे मैं आपसे बोलूं ना कि सपोज तू गाड़ी चला रहा है, ठीक है, तेरी गाड़ी सपोज चली 100 की स्पीड पे 100 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें जो 100 वाला टर्म है 100 किलोमीटर पर आवर, ये मैग्नीट्यूड हो गया जिससे आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब जो है सपोज मतलब तेरे साथ तो ऐसा नहीं भाई विश ऐसा हो, लेकिन ठीक है, सपोज मेरा एक मित्र है, ठीक है, उसकी गर्लफ्रेंड का वजन सपोज वेट है 50 kg मान लो, ठीक है, और एक का है 150 kg, ठीक है, तो हम यह 50 और 150, ठीक है, हम यहां से पूरी फील ले पा रहे हैं। अच्छा 50 किलो है तो ऐसा होगा, 150 किलो तो ऐसा होगा, ठीक है, हम कंपेयर कर पा रहे हैं। ठीक, या एक आदमी है जो दौड़ रहा 50 किलोमीटर पर आवर से, और एक आदमी है जो दौड़ा मतलब कार चला रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से, और एक है जो चला रहा है 70 किलोमीटर पर आवर से। तो ये वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड हो गए, जिसको बोले 50 और 70। हम समझ जाएंगे यहां से कि हाँ भैया भैया ये 70 वाला तेज दौड़ा, 50 वाला कम दौड़ा है। क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके। तो ये तो हो गया आपका क्या, फिजिकल क्वांटिटी। इसके बारे में ज्यादा लोड मत लेना ना, बिल्कुल लोड मत लेना ना। ये सब हम कब पढ़ेंगे? बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसमें डिटेल में जाएंगे, बाद में पढ़ेंगे। पूरा 8 लेक्चर हम यही पढ़ेंगे, 8 लेक्चर। इसके लिए 8 लेक्चर बचा के रखे हम लोगों ने। ठीक है सर जी। तो फिजिकल क्वांटिटी का एक और हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। बोले बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी मतलब, मैंने कहा बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी मतलब हमने अपने चारों तरफ देखा, हमारे सामने भैया हजारों की तादाद में फिजिकल क्वांटिटीज थी। बोले ठीक है सर, तो हमने उनको 2 पार्ट में तोड़ा। एक को हमने बोला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लिखना मत, लिखना मत, लिखना मत, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और एक को हमने बोला डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, लिखना मत, लिखना मत। अभी मैं रफली पढ़ा रहा हूं, रफली, अभी रफली सुन। ठीक है सर, सब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब, मैंने कहा देख हमने जब अपने चारों तरफ देखा, जब हम लोगों ने सारी फिजिक्स को डिफाइन किया, हमने देखा भाई साहब हजारों फिजिकल क्वांटिटी है। बोला हाँ सर हजारों फिजिकल क्वांटिटी है। तो उसमें से हमने उन फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, एक फंडामेंटल और एक डिराइव। फंडामेंटल का मतलब है कि ये जितनी फिजिकल क्वांटिटी है ये किसी से मिलके नहीं बनी है, सब लोग इनसे मिलके बने हैं। बस ये लाइन याद रख लेना। क्या बोला मैंने कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ये किसी से मिलकर नहीं बने, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है।
ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, सब लोग इनसे मिले हैं, सब लोग इनसे मिलकर बने हैं। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये हो गया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये किसी से मिलकर नहीं बने हैं, और जो बाकी सारे इनसे मिलकर बने हैं, जो बाकी सारे इनसे मिलकर डिराइव हुए हैं, उन सबको हम लोगों ने बोल दिया डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। ऑल बी क्लियर? ऑल बी क्लियर? जल्दी, मिनट से पहले। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये इंडिपेंडेंट आपस में। अब तू कहेगा सर ये है कौन कौन से, ये भी तो बताओ है कौन कौन से। मैंने कहा ये है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जो आई होप आपने 9वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो मैं अभी इसको पढ़ाऊंगा। तो अब अपने जो है नोट्स का कार्य प्रारंभ करते हैं। लिखो, हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखो, ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे लिखना, क्वांटिटी। नोट्स बढ़िया चमचमाते बनने चाहिए, जिसमें पहला हम लिखेंगे चमचमाती राइटिंग में, बेस्ड ऑन डायरेक्शन। ठीक है, इसके बाद सीधा लिखना, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। जल्दी लिखो, और जब लिख लो ना तो टाइप कर देना CKL। कॉपी कर लिया, CKL टाइप करना, सी की जगह बी टाइप मत कर देना। ये बात समझ में? ठीक है, ठीक है ना मेरे भाई। आजकल मेरे नाम की बहुत वीडियो चलती है, वो मैं नहीं हूं, वो मेरे अंदर का, मेरे शरीर के अंदर का छुपा हुआ AI है। ठीक है ना? ठीक है सर जी, ओके। इसके बाद अब तू बता, इसका आगे लिखना चाहता है क्या? मत लिख, ठीक? या चाहे तो काम काम की लिख ले, ऐसा लिख, इसको बाद में पढ़ेंगे, ये लिख ले, बाद में पढ़ेंगे। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, आई होप आप ये हिंदी पढ़ पा रहे हो। अगर हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। तेरे को चाहिए, तेरे को मारवाड़ी भाषा में लिखना है, ठीक है, तेरे को संस्कृत में लिखना है, तेरे को जिस भाषा में लिखना है तो उस भाषा में लिख लेना। ठीक है, ठीक है सर जी, ये भी बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। क्लियर है? ओके, यस सर। आगे बढ़ते हैं। फिर भी एक कॉमन लाइन छोटी सी लिख ले, बस शॉर्टकट में लिख लेना यहां पर, ठीक है। स्केलर का मतलब है कि दोज हैव क्या मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। बस इतना लिख लेना, ठीक है। और इसमें यहां पे शॉर्टकट में लिख लेना मैग्नीट्यूड। कुछ बच्चे कह रहे थे सब मैग्नीट्यूड समझाओ, हाँ भी समझाऊंगा बेटा, भी समझाऊंगा, मैग्नीट्यूड समझाऊंगा, टेंशन ना ले। कुछ बच्चे टाइप कर रहे थे, ठीक है, मैं भी समझाऊं क्या होता है मैग्नीट्यूड, ठीक। प्लस डायरेक्शन प्लस लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। इसमें 3 बातें होती हैं भैया, 3 चीजें फॉलो होनी चाहिए वेक्टर में। सबसे पहले भाई साहब मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और उसका लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। क्या होता है लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा? ये सब पढ़ेंगे हम लोग किसमें? अगले चैप्टर में, बाद में पढ़ेंगे, ठीक। दूसरा पॉइंट अब यहां पे लिखो, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। लग रहा था ये मास्टर पीपीटी लेके आएगा, ठीक है। मेरा नाम से ना एक्चुअली बच्चे एक बात और बोलते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं, सलीम सर कभी पीपीटी नहीं लेके आते हैं। आज तो मैं लाया हूं, थोड़ी बहुत लेके आया हूं, क्योंकि मैंने पूछा था आप लोगों के सब भैया सर लोगों से कि भाई साहब 10th क्लास के बच्चे कैसे हैं, तो उन्होंने मुझे बोला सर 10th क्लास के बच्चे ना पीपीटी बहुत पसंद करते हैं। मैंने कहा यार ठीक है, मैं अपने बारे में बता दूं बेटा, मैं पीपीटी वीपीटी नहीं लेके आता हूं, आज ही लेके आया हूं, थोड़ी बहुत लाया हूं, तो कल से ये भी नहीं लेके आऊंगा। तो हमारी बात, मुझे फिजिक्स का मजा तभी आता है, ठीक है, जब मेरे पास हो एक पेन और ब्लैंक पेपर, और मैं चाहूंगा कि तू भी ऐसा ही भर। आ रही बात समझ में? तो भैया सलीम भैया की क्लास में कोई पीपीटी उपीटी का नाटक नहीं होगा, सीधा ब्लैंक पे लिखूंगा। जो मैं लिखूंगा वो तू नोट्स में लिखना, ठीक है। जो मैं लिखूंगा वो तू सब नोट्स में लिखना। फिर देख तेरे नोट्स भी बढ़िया बनेंगे और तेरी फिजिक्स अंडरस्टैंडिंग भी बढ़िया बनेगी। खेलेंगे हम लोग फिजिक्स के साथ, जैसा मैं खेलता हूं ना वैसे तू भी खेलेगा, ठीक है सर जी। बेस्ड ऑन द डिपेंडेंसी, तो बेस्ड ऑन द डिपेंडेंसी हमने काम किया, 2 पार्ट में तोड़ा। एक का नाम है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मास्टर पीपीटी नहीं ला रहा है, बहुत ही बढ़िया है ना। ये तो ऐसी बात हो गई, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वो सुना है ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और हम गली में थे, गली में ही रह गए, और हाय री फूटी किस्मत
ऐसी टाइम पे लाइट भागी कि जो बात उनसे कहनी थी वो उनकी अम्मा से कह गए। ठीक है, अच्छा इसका मतलब अगली क्या थी? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? हाँ, जल्दी से लिख ले फटाक से, मिनट से पहले देख। एड्स आ रहे हैं क्या? अरे यार ठीक है, ऐड आ रहे भाई, नहीं आने चाहिए भाई ऐड। ठीक है, लेकिन क्या करूं यार, मेरे हाथ में नहीं है दोस्त। ठीक है, पीडब्ल्यू टीम अगर हो सके तो हमारे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए ऐड हटा दो प्लीज, हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, अगर हो सके तो ऐड हटा दो। हाँ जल्दी लिख ले, जल्दी लिख ले फटाक से, लिखो। हाँ जल्दी 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 जल्दी, अब लिख ले तो सीक्वल टाइप कर देना फटाक से, जल्दी। जल्दी। ये एक बच्चा कह रहा सर इसको समझ, अब कुछ नहीं समझना है, चलने दे ऐसे, ये चलने दे यार, ये धीरे धीरे भीजे में घुसेगा तेरे। ठीक, ठीक है सर जी, ओके। अब चलते हैं इसके बाद। ठीक है, देखिए पीपीटी वगैरह है, इसको बाद में तो पढ़ लेना। ठीक है, जैसे इसके ये लिखना मत, नो नीड टू राइट, नो नीड टू राइट। ठीक है, कि सर बेस्ड ऑन दियर डायरेक्शन एंड प्रॉपर्टीज, स्केलर क्या होते हैं? द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड द स्केलर। एग्जांपल के तौर पर मास, डेंसिटी, वॉल्यूम। भैया बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं ऐसा बोलूं भाई साहब इस बोतल का वॉल्यूम बता कितना होगा, तूने बोला भाई साहब बोतल का वॉल्यूम मान के चल थोड़ी देर के लिए 10 मीटर क्यूब या 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो भाई अगर किसी का वॉल्यूम है तो उससे उससे डायरेक्शन थोड़ी ना मैटर करती है उसकी, है? वो तो भाई साहब केवल मैग्नीट्यूड है कि खत्म कहानी, उसकी डायरेक्शन को मैटर ही नहीं करती वहां पर। ठीक, तो इसका मतलब हम बोलेंगे सर ये क्या, जो आपकी डेंसिटी थी या जो आपका वॉल्यूम था ये क्या हो गया मेरे भाई, ये स्केलर हो गया। जैसे मैं आपसे बोलूं डिस्टेंस, ठीक, डिस्टेंस क्या होता है? बोले डिस्टेंस क्या होता है? बोले डिस्टेंस स्केलर होता है। क्यों? मैं आपसे पूछूं भाई, सपोज कोटा से दिल्ली कितना दूर है, तो लोग तू बोलेगा सर जी 400 किलोमीटर दूर है, मान लो। तो भाई 400 किलोमीटर कोटा से दिल्ली दूर है, बस खत्म कहानी। इसमें यह पता नहीं चल रहा है भाई साहब 400 किलोमीटर किधर। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि कोटा से दिल्ली 400 किलोमीटर इतने डिग्री नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाओगे तो वहां पर आपका कोटा दिल्ली मौजूद है, तो मैंने आपको प्रॉपर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी थमा दी, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, शायद आपने 9th क्लास में पढ़ा हो। तो ये आपका वेक्टर बन जाएगा। ठीक, अभी के लिए स्केलर मतलब डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है यहां पर इन फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए। और दूसरा क्या था? वेक्टर। दे आर द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन एंड ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ये सब क्या होता है सर? ये सब हम पढ़ेंगे बाद में। ये चीज अगर तेरी समझ में नहीं आ रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि मैं चाहूंगा कि आप इस चीजों को अभी ना समझें, जब हम लोग वेक्टर स्केलर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब समझेंगे। क्लियर है? अभी के लिए देख, मैं एक बहुत बढ़िया लाइन बोल रहा हूं, देख ध्यान से सुनना सारे बच्चे। यूनिट एंड डायमेंशन में हर सवाल का एक ही जवाब है, कद्दू। सारी बात समझ में? हर सवाल का एक ही जवाब है, कद्दू। लॉजिकली समझना तू मेरी बात, ध्यान से सुन लॉजिकली। मैं जब पढ़ा रहा था अभी थोड़ी देर पहले, काफी बच्चे टाइप कर रहे थे कि सर ये कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, टाइप कर रहे थे बच्चे। सर ये करंट क्या होता है, ठीक है। सर ये मतलब टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है? भाई कद्दू होता है। अरे समझ में, कद्दू होता है। मैं फिर से बोल देता हूँ, कद्दू होता है। बोले सर आप ऐसे कैसे कह रहे हो? सर ये मास्टर बहुत खराब है, हमको पता नहीं रहा कि भाई साहब कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा। अरे मेरे भाई अगले 2 साल तक यही पढ़ना है। आप इस चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिए कि यूनिट एंड डायमेंशन को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ये हमको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। समझो इस बात को। अरे बात समझ में? अब तू बोलेगा ना कि सर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? कद्दू होता है। बोले सर क्यों नहीं बता रहे? फ्लूइड में बताऊंगा क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सर टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? कद्दू होती है। ठीक है, बोले सर बता क्यों नहीं रहे? अरे भाई फ्लूइड में पढ़ेंगे ना क्या होती है। अब कुछ बच्चों कह रहे हैं सर करंट बताओ क्या होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे 12th क्लास में। सर चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। समझ मेरी बात को? ईएमएफ क्या होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। सर फोर्स क्या होता है? न्यूटन लॉ मोशन में पढ़ेंगे। सर टॉर्क क्या होता है? रोटेशन में पढ़ेंगे।
अभी के लिए कद्दू होता है। आप समझो इस चीज को। मैं इस चीज में 5 से 10 मिनट अभी यही रुकूंगा जब तक तुम सब लोग कंफर्टेबल नहीं हो जाओ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आ रही बात समझ में? भाई टॉर्क क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मेरे भाई ये समझाने के लिए मुझे कम से कम 2 दिन लगेंगे रोटेशन में कि व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज टॉर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, टॉर्क कैसे निकालते हैं, क्यों टॉर्क को डिफाइन करने की जरूरत पड़ गई, टॉर्क का इफेक्ट क्या होता है, ये सारी बातें समझाने के लिए, समझ मारी बात, ये सारी बातें समझाने के मेरे को 2 दिन चाहिए। वो कब चाहिए? रोटेशन में। अभी हमारे पास 2 दिन नहीं है, हमारे पास एक चैप्टर है जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वर्क पावर एनर्जी बताऊंगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? सब पोटेंशियल फिर भी बता दो, बताऊं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इट इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब तू कहेगा वर्क डन क्या होता है? मैं वर्क डन में बताऊंगा। सर ये क्या बोल दिया आपने, इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये क्या होता है? भाई यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि हमें अभी डेफिनेशन पे इस चैप्टर में नहीं पढ़ना। अब तुम में से सबको ये बात बोलूंगा कि प्लीज डेफिनेशन रटने मत बैठ जाना, उससे बढ़िया है बाहर जाके गेम खेल लेना। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है मुझे इस चैप्टर में नहीं पढ़ना, उसके लिए मेरे पास पूरे 2 साल है। 2 साल तक हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होती है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होती है, और वो वेक्टर क्यों होती है। ये सब के लिए हमारे पास 2 साल का वक्त पड़ा है। पूरे 2 साल यही तो पढ़ना है। अगर मेरी बात आप सबको समझ में आ गई हो तो सब लोग यहां पे हार्ट का साइन टाइप करें और जल्दी से कद्दू टाइप करें। मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरी बात समझ गए हो। जब आप दिल से इस चीज को एक्सेप्ट कर पाओ कि सर आप जो कह रहे हो ना सही कह रहे हो। जैसे एक बच्चा कह रहा सब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बताओ क्या होता है, ठीक है। जब हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ेंगे तो वहां एक चैप्टर आएगा जिसमें हम हुक्स लॉ पढ़ेंगे कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। स्ट्रेस क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, स्ट्रेन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के रेशियो को हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलेंगे। ये सब हम कहां पढ़ेंगे? रोटेशन के बाद। आप इस चीज को समझो। इसलिए मैं इस क्लास के हर एक बच्चे से बोलूंगा कि फोकस्ड हो जाओ। और फोकस्ड होने का मतलब क्या है? कोई भी अगर आपसे पूछे कि सर ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कद्दू होती है, मतलब ही नहीं है मेरे को, मतलब ही नहीं है, कद्दू होती है ऐसी की तैसी, ठीक है, कद्दू होती है। इसलिए ना ही आप मुझसे पूछोगे, और अगर गलती से मैंने भी तुमसे पूछ लिया, मैंने कहा पता है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो सीधा जवाब देना कद्दू। बाद में पढ़ेंगे इसको। वो कह रहा है लौकी, ठीक है, लौकी नहीं मेरे भाई, कद्दू। बोलो भाई साहब, इस क्लास में मुझे लग रहा है छोरियां बहुत सिंसियर हैं। छोरियों ने हरे हरे हाथ टाइप कर दिए हैं और ये छोरे अभी तक लगे पड़े हैं कि सोचने में हैं। ओए लाल लाल हाथ टाइप करो। लाल लाल हाथ टाइप करो सारे लोग। जल्दी। हाँ वो कह रहा है करेला होता है। चल मेरे सवाल का जवाब दे। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? कद्दू, शाबाश, बहुत बढ़िया। व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स क्या होता है? गर्भ से बोलो कद्दू। फ्लक्स क्या होता है? कद्दू होता है। अरे बात समझ में? कोई बोले व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? कद्दू, कद्दू होता है। व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस? कद्दू। अरे बात समझ में? कद्दू होता है, ठीक है। तो अभी के लिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन आपसे पूछे, सीधा बोल देना है कद्दू होता है। कोई भी फॉर्मूला आपसे पूछे, है कद्दू होता है। और यहीं से हमारी तैयार होगी कद्दू गैंग। बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया। सर कद्दू नहीं है बेटा, सर कद्दू नहीं है। ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज आर कद्दू इन यूनिट एंड डायमेंशन, एंड दिस इज अ 4th लॉ ऑफ अर्जुना बैच, ठीक है, 4th लॉ ऑफ अर्जुना बैच। हाँ बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। सर न्यूटन के 3 लॉ तो पढ़े थे सर, लग रहा है आज 4था डिराइव हो गया है। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है कि न्यूटन 4th लॉ ऑफ अर्जुना बैच क्या होता है? बोले ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज आर कद्दू इन यूनिट एंड डायमेंशन। ये 4था लॉ है भाई साहब, ठीक है, ठीक है भाई साहब। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है सर जी। तो आई होप यहां तक आपने लिख लिया होगा बेस्ड ऑन द डिपेंडेंसी। अब इसके बाद की तो चाहे तो डेफिनेशन के तौर पे नोट्स बनाने के लिए फिर से लिख सकता है। हेडिंग डालो भाई साहब फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, ठीक है।
फंडामेंटल को ही, फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही बेस क्वांटिटीज बोल देते हैं। सर इसका मतलब क्या है? बोले सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इन सबको मैं मिटा रहा हूं, नोट्स में बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम सीधा लिखेंगे विच आर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तेरे को समझाया था, विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड या कैन बी डिराइव्ड in terms of these physical quantities are called the set of fundamental quantities। क्लियर है? ये चीज आप एज इट इज नोट्स में लिखिए। उसके बाद दूसरा डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज इज नोन एज डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। इनको जल्दी से नोट्स में अभी के अभी लिखिए, फिर मैं इनको समझाता हूं डिटेल में। ठीक है, लिख लो जल्दी सारे लोग, मैं बोल देता हूं, लिखो हेडिंग डालो फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, जल्दी से फंडामेंटल क्वांटिटीज। एक बच्चा कह रहा है कितनी देर का क्लास है? 1 घंटा हो गया। हम लोग 10th क्लास में 1-1 घंटे की क्लास पढ़ते थे बेटा, यहां 2 घंटे की क्लास होगी। वैसे तो 1.25 घंटे की होगी, लेकिन आदत डाल लो, ठीक है ना? हाँ, लिखो इसको, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज लिखो, विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। लिख 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 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, हेडिंग डाल, लिख विच आर completely independent of each other, which are completely independent of each other and all other physical quantities and all other physical quantities can be, लिखो, all other physical quantities can be expressed in terms of these physical quantities are called set of fundamental quantities, are called set of fundamental quantities। ठीक है, ठीक है, ये क्या होती है ये अभी पढ़ेंगे। जल्दी से अगली लाइन लिख, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, लिख डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, जल्दी से लिख ले, द क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। बस इतना ही लिख लो, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी हटाओ, आर कॉन नॉन डिराइव ये सब हटाओ। ठीक है, बस यहां से यहां तक लिख लो, यहां से यहां तक। ठीक है, द क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल अभी के लिए लिख ले, मैं अभी समझाऊंगा इनको। एग्जाम्पल में केवल इतना लिख ले, स्पीड, ठीक है, फोर्स, टोन, बस खत्म। 2 लिख ले बस, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादा लिखेगा कुछ समझ में तुझे आएगा नहीं अभी, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है जब मैं अभी समझाऊंगा, फिर उसके बाद तुझे समझ में आएगा। लिख लिया? अब सुन मेरी बात सुन, यहां से बना एक खोपचा, ठीक है, खोपचा हार्ट के साइन में, ठीक है। मेरी क्लास में, मैं आपको पहली चीजें क्लियर कर दूं, पहले एक दूसरे को समझ ले। मेरी क्लास में तुझे बहुत सारे खोपचा मिलेंगे, ठीक है, खोपचा मिलेंगे जिसको बोलते हैं हम SKC, सलीमियंस खोपचा कंसेप्ट। इस खोपचे में मैं तुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखाया करूंगा, बहुत कंसेप्चुअली, जो बहुत काम की बातें हैं, या तुझे पूरे आर्टिकल को एक इंपॉर्टेंट बारीक लाइन में अगर मैं उसको कन्वर्ट कर दूं तो उस प्रकार से मैं आपको लिखाया करूंगा। दीज खोपचास आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और ये जब जब मैं आपसे बोलूं तब तब तुझे लिखनी है, ठीक है। तो यहां पर खोपचा बना, एक खोपचा का मतलब एक छोटा सा बस ऐसा हार्ट बना लेना, दिल का साइन, और उसके अंदर मैं जो लिखवाऊं वो लिख लेना। तो यहां खोपचे में लिखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में कि लिखो, यहां पर लिखो, ये किसी से मिलकर नहीं बने हैं, सब लोग इनसे मिलके बने हैं, ठीक है। लिख दे यहां पर, ये किसी से मिलकर नहीं बने हैं, सब
सबका मतलब समझ रहा है ना, सारी फिजिकल क्वांटिटी, इनको छोड़ के बाद सारी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, इनसे मिलके बने। क्लियर है? मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो है कि जो आपस में इंडिपेंडेंट है और ये किसी से मिलकर नहीं बनी है, बाकी सब लोग इनसे बनी है। मतलब बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटी इनसे मिलकर बनी है, और जो बाकी फिजिकल क्वांटिटी इनसे मिलकर बनी है, जो बाकी फिजिकल क्वांटिटी इनसे मिलकर डिराइव हुई है, और कॉल्ड डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। आर वी क्लियर? क्लियर है? ओके, ठीक है, चलो सर जी। तो सर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती कौन सी है? सर अभी तक तो आप कह रहे हो दो पार्ट में डिवाइड किया है, सर होती कौन सी है? मैंने कहा होती कौन सी है, आइए अब चलते हैं उस पर। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, हम सब लोगों ने सोचा समझा, ठीक है, हमारे पूर्वजों ने, और डिसाइड किया कि हम 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब तुम कहोगे सर जी ये कौन कौन सी है? मैंने कहा आजा भैया, आई होप आई विश ये शायद आपको याद होगी, नहीं याद है कोई बात नहीं, अभी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना है इनमें किसी का। सर एक क्या होती है? सर कौन सी होती है 7? एक होती है मास, लेंथ, टाइम, साथ साथ लिखना मेरे, सब लोग साथ साथ लिखो, बिल्कुल साथ साथ लिखो, टाइम बचाओ, मास, लेंथ, टाइम, स्पेस भी बचा लेता हूं थोड़ा थोड़ा, ओए 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 ओए, मास, लेंथ, अल, टाइम, टेम्परेचर, हाँ बताओ 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 बताओ, हाँ याद है याद है? 7 यार, थाला फोरे रीजन, बहुत बढ़िया। अबे याद है नहीं याद है? हाँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमियस इंटेंसिटी। सर ये क्या होती है? कद्दू होती है, इंटेंसिटी। और एक और है, बताओ, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। हम सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया, ठीक है, कि भैया 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी रखेंगे, 7 फॉर द थाला फॉर ए रीजन, ठीक है, जिसमें एक होगा मास, एक होगा लेंथ, एक होगा टाइम, एक होगा इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब ध्यान से समझना, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये आपस में इंडिपेंडेंट है, ये आपस में इसको इसको भेजे में बैठा, ये आपस में इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रही है, ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे, बाकी सब लोग इन पर डिपेंड कर रहे हैं। बाकी जितनी फिजिकल क्वांटिटी है वो सब इनसे मिलकर बनी है। तू अगर कहेगा ना फोर्स, तो वो फोर्स भी इनसे मिलकर बना है। तू कहेगा मोमेंटम, वो भी इनसे मिलकर बना है। तू कहेगा वेलोसिटी, वो भी इनसे मिलकर बना है। तू कहेगा स्पीड, वो भी इनसे मिलकर बनी है। सारी फिजिकल क्वांटिटी जितनी तू जानता है, तू कहेगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो भी इन्हीं से मिलकर बनी है। तू कहेगा भाई साहब जितनी फिजिकल क्वांटिटी तू जानता है इन सातों को छोड़ के वो इनसे मिलकर बनी है। बोलो, डिस्टेंस, वो भी इससे मिलकर बनी है। करंट, हाँ भैया। अब तू कहेगा सर करंट कैसे कह रहे हो सर, ये तो गलत बात है सर, बोलो जल्दी से, तो करंट क्यों कह रहे हो सर? बेटा हम सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया है, डिसाइड किया है। देख फिजिक्स में सारा खेल डेफिनेशन का है कि आप कैसे डिफाइन कर रहे हो। सारी बात सुनो, आप कैसे डिफाइन कर रहे हो, सारा खेल इसी बात का है। जैसे मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं। मैं ना एक बार घूमने गया था स्पीति साइड, ठीक है, तो मैं गया था वहां पे घूमने। तो वहां पे हमारा एक ग्रुप था, ग्रुप में एक लड़की थी, मैडम थी। तो उन्हें जब पता चला कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो उन्होंने मेरे मजे लेने शुरू कर दिए, ठीक है, और जो है मजे लेने शुरू, मैंने उस टाइम जो है, अब कोई बात नहीं, आज जब कोई छोरी अगर मजे ले तो अच्छा तो लगता ही है यार, ठीक है ना, ठीक, अंदर से खुशी खुशी तो होती है, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा आप फिजिक्स पढ़ाते हो? मैंने कहा हाँ, ठीक है। तो उन्होंने बोला अच्छा ही बताओ, हाउ मेनी मून्स डज अर्थ हैव? पहली बात तो अंग्रेजी सुनकर ही हम थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, ठीक है। मैंने कहा ये क्या पूछ लिया, अरे बताओ कितने मून है अर्थ के? अब भाई साहब, ठीक है, मुझे लगा ये जरूर उल्टा पुल्टा सवाल पूछने जा रही है, ठीक है। तो मैंने एक सवाल पूछा, मैंने कहा बोला हम फिजिक्स से है ना? बोला हाँ। हमारे यहाँ डेफिनेशन का खेल होता है। बोले मतलब ये है डिफाइन मून, ठीक है ना? मून डिफाइन करो पहले, क्या होता है मून, उसके बाद बताएंगे हम। तो उन्होंने बोला मून वो होता है, मून इसे वो होती है जो अर्थ के चारों तरफ घूमता है। मैंने कहा इफ
मून की डेफिनेशन आप अपने हिसाब से ऐसे डिफाइन कर रहे हो कि जो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, तो इसका मतलब अर्थ के चारों तरफ जितनी सैटेलाइट घूमती है वो भी मून हो गई आपकी डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है ना। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, हम लोग डेफिनेशन पे खेलते हैं, ठीक है। हम लोग जैसे कि एक अंग्रेजी वाली मैडम थी, ठीक है। अंग्रेजी वाली मैडम एक बार हमसे बोले फ्री फॉल है। मैंने कहा हाँ फ्री फॉल है। तो कह रहे फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? फ्री फॉल का मतलब तो यही हो गया ना कि फ्री कर दिया, फॉल कर दिया, गिरा दिया उसको, कोई चीज नीचे गिर रही है अंग्रेजी के हिसाब से तो फ्री फॉल हो गई। मैंने कहा नहीं, हम लोग फिजिक्स वाले हैं, हम लोग डेफिनेशन से खेलते हैं। हमारे लिए फ्री फॉल का मतलब ये ओनली ये नहीं होता है, हमारे लिए फ्री फॉल का मतलब होता है एनी मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी। अगर मैं पत्थर को ऊपर फेंक के मारूंगा तो वो भी फ्री फॉल है। जो पार्टिकल अगर ऊपर फेंक के मार रहा हूं तो भाई ग्रेविटी के इफेक्ट में तो है ना, वो नीचे के एमजी तो लगेगा ना, नीचे ग्रेविटी तो है ना। हाँ सर है, तो मेरे को वही फ्री फॉल हो गया। अगर कोई सैटेलाइट धरती के अराउंड ऐसे गोल 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 घूम रही है, गोल 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 घूम रही है, तो उसका रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो प्रोवाइड किया जा रहा है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ग्रेविटी से। तो वो भी तो ग्रेविटी के इफेक्ट में घूम रही है ना। बोले हाँ घूम रही है, तो मैंने कहा वो भी फ्री फॉल है। अब अंग्रेजी वाली मैडम बोली ये क्या बात होगी भैया, फ्री फॉल का? अरे भैया फॉल का मतलब गिरना अंग्रेजी में होता है, हमारी फिजिक्स अलग है। हमारे लिए फ्री फॉल का मतलब होता है ग्रेविटी के इफेक्ट में मोशन होना। तो इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि कभी कोई तेरे सामने हीरो बने, कभी तेरे सामने कोई हीरो बने, उससे सीधा बोल डेफिनेशन क्या है, कैसे तू डिफाइन कर रहा है इस चीज को, पहले तो मुझे बता। आ रही बात समझ में? और यही एक बहुत बड़ी बात है, कभी कभी हमारी जो है आपस में किताबों में लड़ाइयां हो जाती है। कोई फिजिकल क्वांटिटी ये अलग डिफाइन कर रहे हैं, ये अलग डिफाइन कर रहे हैं, आगे मिलेंगे धीरे धीरे जब फिजिकल क्वांटिटीज मिलेगी तो तू देखेगा तो बड़ा मजा आता है उनको पढ़ने में। अच्छा ये फिजिकल क्वांटिटी ये वाली किताब ऐसे कह रही है, ये फिजिकल क्वांटिटी वाली किताब ऐसे कह रही है। तो हमारा जो सारा खेल है वो डेफिनेशन का है, डेफिनेशन के बाद स्टार्ट होती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल उसी प्रकार कोई अगर ऐसा बोले कि ये 7 फिजिकल क्वांटिटी क्यों है सर, 8 क्यों नहीं है? अरे भाई मिलकर डिसाइड कर लिए। अच्छा मिलकर डिसाइड कर लिए। सर ये ही क्यों है, इलेक्ट्रिक करंट क्यों ले लिया, चार्ज क्यों नहीं लिया? अरे भाई सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया है, सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया है कि हमको फिजिक्स डेवलप करनी है। तो इन 7 को हम लोगों ने बोल दिया दीज आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, एंड बाकी सारी की सारी क्या है? डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल वी क्लियर? क्या मेरा पॉइंट समझ रहा है? क्या मेरा पॉइंट समझ रहा है? क्लियर है? अब जैसे एक बच्चा बोला, एक बच्चा कह रहा सर करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो हम तो करंट को डिफाइन कर रहे हैं चार्ज अपॉन टाइम से, डिराइव कर रहे हैं, तो डिराइव होनी चाहिए, तो गलत बात है। मैं कहा नहीं मेरे भाई, तो इसको ऐसे पढ़ना Q बराबर I इंटू टी, मतलब चार्ज को डिराइव कर रहे हैं करंट इंटू टाइम से। आरी बात समझ में? तो जैसे हम लोग बचपन में बोला करते थे ना भाई, बोला गुरुजी ये का है, मन का का ही तो है। अब तू कहने लगे कि सर ये का क्यों है, मैं तो इसको का बोलूंगा। अब भाई रैपिड पड़ेगा तुझे, आप इस बात को पकड़ो। हम सब लोगों ने मिलकर डिसाइड कर लिया भाई साहब ये का है। अबे तो जब सारे लोग इसको का बोलेंगे तभी तो हमारी हिंदी आगे बढ़ेगी। जब सारे लोग मिलकर इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे, तभी तो मैं तुझसे कम्युनिकेट कर पाऊंगा। बिल्कुल उसी प्रकार जब सारे लोग मिलकर डिसाइड कर लिए और सारे लोग मिलकर इसको 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को 7 मतलब इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलेंगे, तभी तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे ना कि दिस इज द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज कैसी है? डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज है। क्लियर है? पहले आप इसको डाइजेस्ट करो, एक्सेप्ट करो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा मेरे भाई, ठीक, कि ये हम सबने मिलकर डिसाइड किया है। ठीक ठीक है सर जी। और जो नहीं मानेगा वो सवाल गलत करके आ जाएगा। कोई अगर ऐसा बोलेगा सर मैं तो ना, जो आप इसको ए कह रहे हो उसको बी कह रहे हो उसको सी कह रहे हो, मैंने कहा हाँ, बोले मैं इसको कहूंगा ए, इसको कहूंगा बी, इसको कहूंगा सी, ये ए है ये बी है सी है, तो गलत करेगा ना वो, क्यों? हमारी दुनिया से अलग होके जा रहा है, फिर वो निगेटिव हो जाएगा, फिर वो निगेटिव मार्क्स मिलेंगे उसको। फिर तो सेम कहानी तेरी यहां पर है। अगर कोई इनके अलावा कुछ और दिमाग लगाएगा कि मैं तो चार्ज को फंडामेंटल मानूंगा, निपट जाएगा फिर वो, क्योंकि जो हम लोगों ने डिफाइन कर दिया वो डिफाइन कर दिया। क्लियर है? ठीक है सर जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोले सर, हाँ जी, तो सर ये बताओ, अब इनकी हमने बेसिक पढ़ी थी, सब मास की हमने कुछ यूनिट भी पढ़ी थी। बोले यूनिट मतलब? बोले सर जी अगर आप इनको, जाहिर सी बात है तो फिजिकल क्वांटिटीज ना। मैंने कहा हाँ भैया है तो फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी है तो सर उनको मेजर भी तो कर ही सकते हैं ना। मैंने कहा हाँ भैया मेजर कर सकते हैं। तो किसमें मेजर कर रहे हो आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लेंथ है, आप लेंथ किलोमीटर में मेजर करोगे, मीटर में मेजर करोगे, ऐसा थोड़ा ना कि भाई साहब लेंथ को टेम्परेचर में मेजर कर रहा है? ऐसा थोड़ा ना कि भाई साहब टाइम को कह रहा है भैया कितना समय लगा,
कोटा से दिल्ली पहुंचने में, तू कहेगा कोटा से दिल्ली पहुंचने में समय लगा है 20 किलोग्राम। ये कुछ सेंस है इस बात का? आरी बात समझ में? तो इसका मतलब प्रॉपर यूनिट भी होना जरूरी है। तो फिर हम लोगों ने इनकी, वैसे तो बहुत सारी यूनिट होती है, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग स्टैंडर्ड बात करते हैं कि मास के लिए हमने बोला भाई साहब किलोग्राम, ठीक है सर जी। लेंथ के लिए हमने बोला भैया मीटर, कि लेंथ को हम लोग आमतौर पे मीटर में मेजर करेंगे। टाइम को हमने बोला सेकेंड। वैसे मास की यूनिट ग्राम भी होती है, ठीक है, पाउंड भी होती है, आप इस चीज को समझिएगा, और भी बहुत सारी होती है। लेंथ की मीटर भी होती है, सेंटीमीटर भी होता है, डेकामीटर भी होती है, और जो आगे आगे बहुत सारी समझ गया होगा, नैनोमीटर भी होती है, एंगस्ट्रॉम भी होती है, बहुत सारी होती है, ठीक ठीक है। टाइम के लिए मैंने बोला सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमने बोला एम्पियर। क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके। टेम्परेचर को अक्सर डिग्री सेल्सियस या केल्विन में बोल देते हैं हम लोग, ठीक। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप, ये मोल हो गया है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में बोल देते हैं। सर बड़ी खतरनाक खतरनाक नाम है। ओए सुन सुन, हमको अभी 11th क्लास में ये 3 पढ़नी है बस, अभी सारा खेल, ठीक। या फिर एक ये वाला टेम्परेचर का, ये वाला, तो मैं इसको टेम्परेचर को ऊपर शिफ्ट कर देता हूं। किसी ने अगर लिख लिया हो तो काटना मत, ठीक है, किसी ने लिख लिया हो तो प्लीज काटना मत, ठीक। कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये 4 हमको अभी 11th क्लास में पढ़नी है। 11th क्लास में हमें इन चारों के साथ खेलना है। और इलेक्ट्रिक करंट ये हमको 12th क्लास में पढ़नी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा V=IR। ये वाली जो है आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, और ये तो कभी पढ़ेंगे ही नहीं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी तो कभी नहीं पढ़ेगा तू। इसका मतलब ये बस डराने के नाम है, प्लीज डरना बिल्कुल मत। बस एक बार इसको लिख ले कि हाँ, दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, याद रहे, अच्छी बात। और अगर तू भूल जाए कि ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी थी, तो और अच्छी बात, यूनिट एंड डायमेंशन में बस एक बार इसको पढ़ ले, एक बार इसको लिख ले, प्लीज इसको रटना मत बैठ के, रटने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी लिख इसको। और फिर हमने बोला इनका सिंबल भी लिख लेते हैं, सिंबल। ये सिंबल हो गया, ये यूनिट हो, ठीक है। सिंबल कैसे? सिंबल का मतलब, भले यार किलोग्राम लिख रहे हैं ना, तो जगह भी बहुत मतलब घिर रही है, ठीक है, पेन भी बहुत, कलम भी बहुत घिसा जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि जगह भी बचे और पेन भी बचे, तो किलोग्राम को हम लिख देते हैं केजी में, मीटर को हम लिख देते हैं एम में, सेकेंड को हम लोग लिख देते हैं S4 सेकेंड में, केल्विन को हम लोग लिख देते हैं के में, एम्पेयर्स को लिख लेते हैं हम लोग ए में, मोल को हम लोग शॉर्टकट में लिख देते हैं MOL, कैंडेला को लिख देते हैं हम लोग CT। जल्दी से टाइप करो, सारे बच्चे लिखो इस चीज को मिनट से पहले, जल्दी 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 लिखो, जल्दी। वो कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केजी एंड, क्या कह रहा है वो, केजी एंड मास। बेटा केजी जो है ना, मास की यूनिट है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, बस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, खत्म। जल्दी से लिखो सर। सिग्निफिकेंट डिजिट पढ़ाओगे? बिल्कुल पढ़ाऊंगा, जल्दी। सर मजा आ गया। अबे मजा कहां आया, मजा तो इसके बाद आएगा। हाँ जल्दी लिखो, लिख लिया हो तो जल्दी टाइप करके बता देना भाई साहब, लिख लिया सर। ये फंडामेंटल है, और इसी को बेस फिजिकल क्वांटिटी भी बोलते हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। मतलब कोई बेस बोले या फंडामेंटल बोले, इसका मतलब एक ही है ना, एक ही मतलब है इसका। सर रेड पेन क्यों लिखो, क्या रेड पेन के लिए क्यों बोला? ताकि आपके नोट्स बहुत अच्छे से बने, अच्छे अच्छे नोट्स बनाओगे तभी अच्छे से रिवीजन कर पाओगे, और नोट्स अगर तेरे ही हाथों के होंगे तभी तो रिवीजन कर पाएगा। प्लीज पीपीटी से मत पढ़ना, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे भाई के पीपीटी से मत पढ़ना। पीपीटी से पढ़ने वाले बच्चों का रिजल्ट एज कंपेयर टू वो बच्चे जो खुद से नोट्स बनाते हैं, हमेशा उनका रिजल्ट उनके मुकाबले खराब आता है। उन बच्चों का रिजल्ट सबसे अच्छा आता है जो खुद नोट्स बनाते हैं, अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाते हैं, अपनी हैंडराइटिंग में ही शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, उनका रिजल्ट सबसे धांसू आता है, सबसे बढ़िया आता है, ठीक है। ठीक है सर जी, ओके। तो सर ये तो हो गए हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी। तो सर ये बताओ फिर डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई? मैंने कहा देख, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी
मतलब अब ध्यान से समझ, मैं एक बार पिछले स्लाइड पे चलता हूं, आई होप तू मेरा पॉइंट समझ गया होगा। बेस्ड ऑन द डिपेंडेंसी हमने बोला, हमने सारी फिजिकल क्वांटिटी के दो टुकड़े में तोड़ लिया, फंडामेंटल और डिराइव। फंडामेंटल में कितनी आई? 7, बाकी किस में चलेगी? सब डिराइव फिजिकल क्वांटिटी में। बोले सर डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का मतलब? मैंने कहा देख 9th क्लास में तूने एक पॉइंट पढ़ा होगा जिसको हम बोला करते थे स्पीड। हाँ सर स्पीड पढ़ा था। मैंने कहा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? तू कहेगा कद्दू होता है। मैंने कहा क्यों कद्दू होता है बे? कहेगा सर देखो आपने बोला था, आपने बोला था 8वीं 9वीं 10वीं क्लास की गणित याद करके आना, बस गुणा भाग, मैं उतनी याद करके आया हूं। आप मुझसे मत पूछो स्पीड क्या होता है। तेरा पूरा फर्ज बनता है, तेरा पूरा हक बनता है ये बोलने का कि सर मैंने कोई फिजिकल क्वांटिटी कोई फॉर्मूला रट के नहीं आया हूं मैं, आपने बोला था ब्लैंक माइंड से आया, ब्लैंक माइंड से आया हूं। क्लियर है? ठीक है, यस आई एग्री ऑन दिस। अगर तुझे स्पीड का फॉर्मूला नहीं मालूम, बहुत अच्छी बात है, मैं चाहता भी यही हूं कि तेरे को कोई फॉर्मूला नहीं मालूम होना चाहिए। लेकिन अगर मैं तुझे फॉर्मूला बता दूं, ठीक है, कि मैं तुझे बता देता हूं कि स्पीड होता है मेरे भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब तो मैंने बता दिया ना, हाँ सर अब आपने बता दिया, अब तो बता दिया आपने, ठीक। मैंने कहा ठीक है, तो अब तू मुझे इतना बता दे, क्या मैं यहां से एक बात बोल सकता हूं कि सर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? किसमें मेजर करते हैं? बोले सर मीटर में मेजर करते हैं। टाइम? बोले सर टाइम भी टाइम ही है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस है क्या? बोले सर अगर अपन ध्यान से देखें तो वैसा भी लेंथ ही तो है, और ये टाइम क्या है? बोले सर ये टाइम ही तो है, इसका मतलब ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? डिस्टेंस वाली जो मीटर हो गई है, सर ये हो गई है, क्या हो गई है? बोले सर ये हो गई है लेंथ, और ये क्या हो गई? बोले सर ये हो गई है टाइम। ये दोनों क्या है? ये दोनों है क्या? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो इन दोनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मैंने एक तरह से डिवाइड कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया? बोले मुझे मिल गया स्पीड। तो इसका मतलब मैं यह बोल सकता हूं कि स्पीड को हमने लेंथ और टाइम से हमने क्या कर दिया? डिराइव कर लिया, इसलिए स्पीड तेरी क्या हो गई है? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। हमने स्पीड को डिराइव किया है इससे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? उसी प्रकार से अगर मैं दूसरा आपसे पूछूं कि वेलोसिटी क्या होता है, तो कहेगा हमको नहीं पता क्या होता है, कद्दू होता है। मैंने ठीक है भाई, ओके ठीक। मैं बोल देता हूं वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये मैंने फॉर्मूला तेरे को बता दिया, तेरे को याद नहीं है लेकिन मैंने बता दिया। ठीक है सर जी बता दिया। अब मैंने तेरे को यह भी बता दिया कि भाई साहब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। बोले डिस्प्लेसमेंट होती तो लेंथ ही है। अच्छा ठीक है गुरुजी, और टाइम क्या होता है? मैंने कहा टाइम भी टाइम ही होता है। बोले तो सर इसका मतलब? मैंने कहा भैया इसका मतलब हो गया सर ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, और ये टाइम है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल। तो दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मैंने वेलोसिटी को डिराइव कर लिया, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगी तेरी? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। पॉइंट समझ पा रहे हो? हाँ सर जी समझ पा रहे हैं। तीसरा, उसी प्रकार से मैं आपसे बोलूं एक्सेलरेशन क्या होता है? सर हमको क्या पता क्या होता है एक्सेलरेशन? हमको नहीं पता क्या होता, आप ही बताओ। मैं चल रुक जा, ठीक है अभी पहला चैप्टर है तो मैं ही बताऊंगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? बोला एक्सेलरेशन होता है गुरुजी वेलोसिटी बटे टाइम। हाँ ठीक है चलो आपने बता दिया, हमने मान लिया। अब तू एक बात बता, क्या वेलोसिटी को मैं तोड़ के डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकता हूं? हाँ सर जी लिख सकते हो। क्या नीचे टाइम भी है? हाँ सर जी। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि वेलोसिटी को मैं यहां पे लिख दूंगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और नीचे अपॉन टाइम है? हाँ सर समझ गए सर। तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल दूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ हो गया, तो लेंथ टाइम टाइम, तो मैंने लेंथ टाइम टाइम से मतलब लेंथ और टाइम से मैंने यहां पे एक्सेलरेशन को डिराइव कर लिया, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगी? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। उसी के बाद एक और पढ़ते हो आप लोग चौथा, जिसको हम लोग क्या बोला करते थे? बोले सब फोर्स। याद करो फोर्स F इक्वल टू ma। मैंने कहा हाँ भैया याद है सब। फोर्स बराबर क्या होता था? मास इंटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला होता था। तो भैया मास क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। एक्सेलरेशन क्या है? सर ये है। तो क्या मैं यहां पर अगर ध्यान से देखो, मास क्या हो गया? सर मास हो गया, इंटू एक्सेलरेशन क्या हो गया? बोले सर डिस्प्लेसमेंट, विच इज बेसिकली क्या है? लेंथ। कुछ भी लिखना मत मेरे भाई, लेंथ अपॉन टाइम अपॉन टाइम। तो ध्यान से देख, मैंने मास लेंथ टाइम टाइम
मास लेंथ टाइम से मैंने फोर्स को डिराइव कर लिया है, इसलिए फोर्स को भी मैं क्या बोलूंगा मेरे भाई, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। इन शॉर्ट मैं ये बात कहना चाहता हूं, प्लीज अभी कुछ मत लिखना कि चाहे स्पीड हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, फोर्स हो, मोमेंटम हो, एंगुलर मोमेंटम हो, टॉर्क हो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो, कुछ भी हो, फलाना हो, ढिंकाना हो, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज को मैं इनसे डिराइव कर पा रहा हूं। यही बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ये आपस में डिराइव नहीं हो सकती। इनको हमने सेट कर दिया है, इनको हमने कह दिया भैया यू आर द इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। आप किसी से मिलके नहीं बने हो, सब लोग आपसे मिलके बने हैं। डिस्टेंस भी इनसे मिलके बना है, डिस्प्लेसमेंट भी, सॉरी बस उल्टा बोल दिया मैंने, स्पीड भी इनसे मिलके बना है, वेलोसिटी भी इनसे मिलके बना है, एक्सेलरेशन भी इनसे मिलके बना है, मोमेंटम भी इनसे मिलके बना है, फोर्स भी इनसे मिलके बना है, सारी फिजिकल क्वांटिटी इनसे मिलके बनी है, ये किसी से मिलके नहीं बनी है। वो कह रहा पहले बोलना था ना, अरे बोल दिया ना। हाँ बोलो, क्लियर है? चल लिख लिया, ठीक है, चलो सर आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो अब वैसे एक बच्चा कह रहा है सर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, मैंने कहा हाँ भाई, एक्चुअली दो हमारे पास सप्लीमेंट्री, बस शॉर्टकट में लिख लेना, फिजिकल क्वांटिटी भी होती है। दो हम लोगों ने डिफाइन की ऐसे ही, ठीक है, दो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली ऐसी होती है। हम लोगों ने बोला चलो सप्लीमेंट्री रख दे रही है, एक्चुअली काफी किताबों में लिखा रहता है, जैसे आप एचसीबी की थ्योरी पढ़ोगे, ठीक है, एचसी वर्मा जी की जो बुक है, तो वहां पे भी लिखा हुआ है कि हाँ भैया हमने क्या किया कि सर दो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जिसको हम बोलेंगे सर, एक होती है क्या प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। बोला हाँ सर जी, इनको हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बोल देते हैं। नॉट इंपॉर्टेंट, कोई आपसे नहीं पूछ रहा जेई एडवांस वाला कि भैया सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बता कौन होता है, कोई नहीं पूछ रहा आपसे। नोट्स आपने बोला तो आप लिख सकते हो। अब अगर आपका प्रश्न आएगा कि सर प्लेन एंगल क्या होता है, सर सॉलिड एंगल क्या होता है, तो अभी मैं बोलूंगा कद्दू होता है। जब सही वक्त आएगा तब तुझे बताऊंगा कि सॉलिड एंगल क्या होता है, जब सही वक्त आएगा तो मैं तुझे बताऊंगा कि प्लेन एंगल क्या होता है। अभी के लिए तू लिख ले, लिख ले, अगला पॉइंट डाल के तू लिख ले, टू सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज लिखो जल्दी से, लिख लो तो भैया सीक्वल लिख लेना, यस अगला पॉइंट लिख ले जल्दी, मिनट से पहले, जल्दी 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 जल्दी। ये ले भाई पीपीटी वालों, ये पीपीटी भी है वैसे, पहले इसको लिख ले। हाँ देख फिजिक्स में ना सही बता रहा हूं, बस तू रटना मत यार प्लीज। अब ये पहला चैप्टर है, पहला लेक्चर है, प्लीज डोंट जज, अर्ली जजमेंट मत लेना, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही बोरिंग है, मैं सीखने के लिए कुछ भी नहीं है इसमें। ये चैप्टर कल या परसों से उठेगा बेसिकली, स्टार्टिंग में ना ये ऐसी सब पढ़ाना पड़ता है, मजबूरी है, ठीक है। जो बच्चे पहला यूनिट एंड डेफिनेशन पढ़ चुके हैं वो सब जानते होंगे कि सर जो बोलने बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी बस चलने दे, बस गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, ठीक है। प्लीज रटना मत, तू समझ जाना, अगर तू कहीं भी फिजिक्स को रटने की कोशिश कर रहा है तो समझ जाना कि तू बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है, बहुत बड़ा पाप कर रहा है, ठीक है। मैं तो बोलूंगा कि तू ये सब भी याद मत करना, मत याद करना, ठीक है। देख बच्चे क्या करते हैं ना, रटते हैं। मैंने बोला था फिजिकल क्वांटिटीज जो है दो पार्ट में तोड़ते हैं, स्केलर वेक्टर, स्केलर वेक्टर, हाँ ठीक है। और क्या था, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन स्केलर वेक्टर, ठीक है। बेस्ड ऑन द डिपेंडेंसी, बेस्ड ऑन द डिपेंडेंसी, बेस्ड ऑन द डिपेंडेंसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फंडामेंटल में होती है 7, एक ये सब मत करना, बिल्कुल नहीं रटना है, देखो और भूल जाओ। और मेरी इस बात को तू विद इन 2 वीक में रियलाइज करेगा, सर आपने जो बोला था पहली क्लास में बिल्कुल सही बोला था, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है सर जी, ओके ठीक है सर जी। अब एक बार चेक कर लेते हैं कहां थे हम लोग, जरा चेक कर ले भाई, ये सारी चीज हमने सही लिख ली है ना, ठीक है। ये मैं उनके लिए है जिनको पीपीटी चाहिए होती है। सब फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली 7 है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल, ये सारी बातें हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है सर जी, ओके ओके। इसके बाद अब हम चलते हैं यूनिट के पास, ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है यूनिट एंड डायमेंशन। तो पहला आता है यूनिट। बोले सर यूनिट की आवश्यकता क्यों है, मैंने कहा भाई देख सीधी सी बात ये है, अगर हम कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करना चाह रहे हैं, ठीक है सर मेजर करना चाह रहे हैं, तो भाई वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ना उसमें। ऐसा थोड़ा ना कि तू अपने हिसाब से मेजर करके, तूने भैया तेल को ना सपोज तेल या पानी तूने सपोज मेजर किया, तू कहने लगा भैया ये तो पानी 1 किलोग्राम है, किलोग्राम में तू पानी को मेजर कर रहा है,
अब मैं अपने घर लेके आया तो पता चला उसका तो कुछ मान ही कुछ और था। मतलब आप अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो तो वो ऐसी होनी चाहिए ना कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने के अंदर आप उसको लेके जाओ, उसकी वैल्यू वही हो। नॉट ओनली हिंदुस्तान, दुनिया के किसी भी कोने में आप लेके चले जाओ, उसकी वैल्यू वही होनी चाहिए। अगर तू सपोज 1 किलो चीनी खरीद रहा है तो वो 1 किलो चीनी चाहे तू जम्मू कश्मीर में खरीद या कन्याकुमारी में खरीद या तू अमेरिका में खरीद, तो वो 1 किलो सब जगह क्वांटिटी सेम होनी चाहिए ना। ऐसा तो ना कि अलग अलग जगह अलग अलग हो। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ी कि भाई साहब हमें अब जो है कुछ यूनिट डिफाइन करनी पड़ेंगी कि भाई साहब ये इनकी यूनिट है और वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। मतलब हर बंदा उसको माने। जैसे मैं आपसे बोलूं भाई साहब ये 1 मीटर की छड़ है, ठीक है, ये 1 मीटर की छड़ है। अब मैं जाऊंगा सपोज अपने यूपी बिहार में, तो वो ये कहेंगे कितनी लंबी छड़ है बे, मैं कहा 1 मीटर की हैगी, कह 1 मीटर की हैगी, बोला हाँ जी ठीक है। अब यही मैं साउथ में लेके चला जाऊं तो वो भी कहेंगे भैया इंदिरा ये कितना ये इसका लेंथ कितना, मैं बोलूंगा इसका लेंथ 1 मीटर, ठीक। तो बेसिकली अगर ये 1 मीटर है तो सब जगह 1 मीटर होना चाहिए। अरे बात समझ में। तो मैं अमेरिका चला जाऊं तो वो बंदा भी बोले भाई साहब 1 मीटर। तो इसलिए जरूरी है कि लेंथ की यूनिट हम पहले से ही फिक्स कर लें ताकि हम लोग कम्युनिकेट कर पाए। अब तो कहेगा सर ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसा तो हर जगह होता है। ऐसा हर जगह नहीं होता है। पुराने जमानों में जब जमीन मेजर की जाती थी तो पैरों से मेजर की जाती थी, फुट, ठीक है। तो अब अलग अलग आदमी के पैर अलग अलग होते हैं, किसी का पैर इतना छोटा, किसी का पैर इतना बड़ा, किसी का पैर ज्यादा बड़ा, किसी का पैर बहुत छोटा, ठीक। तो अगर आप पैरों से जब अगर सपोज जमीन को माप रहे हो, ठीक है, आप बोलोगे यहाँ पे कि भाई साहब कितनी जमीन है, वो कहेगा जी मेरे तो 150 पैर लगे। अब भाई तेरे 150 लगे हैं, मुझे उससे फील थोड़ी ना आ रही है तेरे पैर कितने बड़े हैं। सोच पुराने जमाने में अगर ऐसा होता तो, ठीक। तो इसका मतलब यूनिट जो है कहीं ना कहीं यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेजरमेंट के लिए। भाई तेरे तो 150 है, मान ले मेरे 125 हुए, फिर तो मुझे फील नहीं आ रही भाई इस चीज की, ठीक। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है। इनफैक्ट नॉट ओनली ये पैर का एग्जाम्पल, अभी भी ऐसा होता है जैसे तूने देखा होगा गांव में चलता है बीघा, तो बीघा में अभी भी कंफ्यूजन होता है। जैसे पूछे ना भाई तेरे पास कितनी जमीन है, ठीक है, जब तुम मुझसे पूछा मेरे पास कितनी, मैं 50 बीघा जमीन है मेरी। अब भाई 50 बीघा जो जमीन है, अब बीघा अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। किसी प्रॉपर्टी डीलर से पूछना तो बताएगा अलग अलग जगह का अलग अलग बीघा होता है। आप हिमाचल प्रदेश में जाओगे वहां का बीघा कुछ अलग है, यूपी का बीघा कुछ अलग है, हरियाणा में बीघा कुछ उसकी लेंथ अलग होती है, ठीक है ना। तो इसलिए बीघा से एग्जैक्ट फील हमको नहीं आती है भाई कितना बीघा है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं, क्या मैंने कहा भाई साहब 5000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, तो 5000 स्क्वायर फीट अगर मैंने बोल दिया तो यह चीज सब जगह स्टैंडर्ड डिफाइन हो गई कि हाँ 5000 स्क्वायर फीट है, मतलब इतना है। क्या मेरा पॉइंट समझ रहे हो आप लोग? तो इसका मतलब हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं अभी तुझे केवल लेंथ के मेजरमेंट से बता रहा हूं, लेकिन ये हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए बहुत जरूरी है कि उसकी प्रॉपर यूनिट होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब हमारे पास है ये एक रॉड, और इस रॉड की लंबाई सपोज मैं कह दूं है मेरे भाई 5 मीटर, तो सब जगह ये 5 मीटर होनी चाहिए। तो मैं अगर यहां पे लिखूं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रॉड, तो आप बोलोगे गुरुजी लेंथ ऑफ द रॉड है 5 मीटर। मैंने कहा ठीक है भैया 5 मीटर की लेंथ ऑफ द रॉड है। और कुछ बच्चे इसको बोलेंगे, हम तो इसको बोलेंगे 500 सेंटीमीटर। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। ये जो मीटर है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट, ये जो सेंटीमीटर है इसको हम लोग बोल देते हैं यूनिट। इस मेजरमेंट में यूनिट है मीटर, इस मेजरमेंट में यूनिट है सेंटीमीटर। और ये जो टर्म तुझे दिख रहा है ना 5 और 500, ये हो गया इनका मैग्नीट्यूड। तो कह रहा था ना मैग्नीट्यूड क्या होता है, कुछ नंबर जो है, बस वो जो नंबर है, नंबर को पकड़ दो, ठीक। तो ये क्या हो गया, बोले सर जी, बोले ये क्या हो गया, बोले सर ये हो गया मैग्नीट्यूड। ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड। क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको? बोलो जल्दी मिनट से पहले, क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको? समझ में आ गई? सब पहले पढ़ाओगे? सब पढ़ाएंगे बेटा, सब पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, टेंशन ना ले। और एक बच्चा बोला सर n1 u1 बराबर n2 u2, बिल्कुल सही जवाब। इसका मतलब यहां से तू लिख सकता है कि सर एनी फिजिकल क्वांटिटी मैं लिख सकता हूं, सपोज q के टर्म में अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो इसको तू लिख सकता है n1 u1 बराबर n2 u2। बोले व्हाट इज q? बोले इट इज द फिजिकल क्वांटिटी टू बी मेजर। बोले सर ये क्या लिख दिया, n1 u1 बराबर n2 u2। मैंने कहा भैया देख मैंने ऐसा लिख दिया, देख यहां से तूने बोला, मैंने तुमसे पूछा कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड, तूने बोला 5 मीटर होती है गुरुजी। मैंने कहा अच्छा गुरुजी 5 मीटर होती है? बोले हाँ सर जी 5 मीटर होती है। मैंने कहा तो अगर ये 5 मीटर होती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 1 मीटर की छड़ से तूने 5 बार मापा होगा। इसका मतलब ये तो है ना भाई 5 मीटर की रॉड है,
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 मीटर की छड़ से तूने 5 बार मेजर किया होगा। बिल्कुल सही बात है। बोले ठीक है सर जी। और 500 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि तूने सेंटीमीटर के स्केल से मेजरमेंट किया, कि 1 सेंटीमीटर के टुकड़े से तूने 500 बार मेजर किया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले हाँ गुरुजी, तो मैं इसको 5 को कह दूं N1, मीटर को कह दूं U1, इसको कह दूं N2, इसको कह दूं U2, तो N1 U1 बराबर N2 U2। ये बेसिक फंडामेंटल हमारा एक रिलेशन निकल के आ गया। ठीक, तो अगर कोई पूछे यहां पे व्हाट इज N1, व्हाट इज N1 या व्हाट इज U1, तो मैं यहां बोल सकता हूं U1 क्या है, यूनिट ऑफ द सिस्टम इन दिस मेजरमेंट। ठीक, मैं यहां पे लिख देता हूं, रुक जा यहां पे अच्छे से लिखता हूं, देख रुक जा, नोट्स बढ़िया बनने चाहिए। बोले व्हाट इज U1, मैं यहां पे लिख देता हूं कि सर Q बराबर N1 U1 बराबर N2 U2। मैंने कहा ठीक है, व्हाट इज U1, बोले U1 हो जाएगा आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन, ठीक है, इसमें इस सिस्टम में, ठीक, इन सिस्टम 1। कोई भी एक सिस्टम है, मान ले सिस्टम को कहते कोई सा भी नाम लिख दे इसका। ठीक, बोले भाई साहब ये हो गया, जैसे मीटर वाला हो गया तो भाई मीटर हो गया हमारा। ठीक, उसी प्रकार से व्हाट इज U2, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो लोड मत लिए भाई, इन सिस्टम 2। बोलो मेरे भाई, क्या मेरी बात ये समझ में आ रही है तुम्हें? मिनट से पहले एक बार बोलो जरा, सारे लोग बोलो जल्दी, कमेंट पढ़ रहा हूं मैं तुम्हारे सबके, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक, लिखना है, हाँ बेटा बिल्कुल लिखना है, बिल्कुल लिखना है, आ जाओ बिल्कुल लिखना है। ठीक, और यहां पर मैं आपसे बोल देता हूं, यहां पे N1 क्या है, इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। बस मेरी स्पेलिंग खराब है भाई, बस ठीक है, बस स्पेलिंग खराब है मेरे भाई, वो तू संभाल लेना, हंसना मत देख तू। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मेजरमेंट इन सिस्टम 1। बोले सर ये सिस्टम 1 सिस्टम 2 क्या है? मैंने कहा सिस्टम 1 का मतलब ये हो गया कोई भी सिस्टम हो सकता है, जैसे यहां पर मीटर सिस्टम, मतलब एक छोरा ऐसा है जो 1 मीटर का बंबू लिए घूम रहा है, और यहां पर एक छोरा ऐसा है जो 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा लिए घूम रहा है। तो यहां जो 1 मीटर का बंबू लिए घूम रहा था, उसने जब इस रॉड को मेजर किया तो उसने बोला 5 मीटर है। इसका मतलब उसने 1 मीटर की रॉड से 1 2 3 4 5 ऐसे मेजर किया होगा, 1 2 3 4 5। और जो सेंटीमीटर का बंबू लिए घूम रहा है, छोटा सा, एकदम छोटा सा, उन्हें 500 बार मेजर किया होगा। ठीक, तो उसी प्रकार से मैं बोल देता हूं N2 क्या हो जाएगा, इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, आप इसको जो है अपनी दिल की तसल्ली के लिए मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हो। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मेजरमेंट इन सिस्टम 2। क्लियर है? और यहां से एक बात और समझ में आई, बोले क्या गुरुजी, मैंने कहा यहां से एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट समझ में आई कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि इफ U1 इज ग्रेटर देन U2, तो इसका मतलब ये हुआ कि N1 इज लेस देन N2। बोले ये क्या लिख रहे हो? मैंने कहा देख, मीटर बड़ा होता है या सेंटीमीटर बड़ा होता है? बोले ऐसा गुरुजी मीटर बड़ा होता है। मैंने कहा अगर मीटर बड़ा है तो उससे जुड़ा हुआ जो नंबर है वो 5 है, और अगर यहां पे सेंटीमीटर छोटा है तो उससे जुड़ा जो नंबर है 500 है। मीटर बड़ा होता है इसलिए उससे जो मल्टीप्लीकेशन वाला नंबर है वो छोटा है। इसका मतलब अगर U1 बड़ा होगा तो N1 छोटा होगा। तो मैंने यहां पे लिखा इफ U1 इज ग्रेटर देन U2, दिस इंप्लाइज N1 इज लेस देन N2। बोलो समझ में आया? तो सब लोग टाइप करें ऐसा समझ में आ गया। कोई चीज समझ में नहीं आई तो अब टाइप करो कि हाँ सर ये चीज समझ में नहीं आई। बोलो जल्दी से, मिनट से पहले मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ रहा हूं सबके, जल्दी बोलो 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 बोलो, रिपीट सर। अच्छा इसको रिपीट करूं? हैं, देख ऐसे, देख 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 देख, अबे देख ऐसे समझ, देख ऐसे समझ, देख ऐसे समझ, देसी भाषा में। ठीक है, मैं तुझे बोलूं भाई ये है कोटा, ये है पटना। ठीक है, देसी भाषा में समझ। ठीक, मैं तुझसे ऐसा बोलूं क्या कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन कोटा, चल पटना तो बहुत दूर हो जाएगा, हम दिल्ली से ही काम चला लेते हैं, दिल्ली। ठीक, कोटा टू दिल्ली। मैं तुझसे पूछू, देख समझ मेरी बात समझ।
मैं समझ गया, तेरा पॉइंट समझ गया कि तुझे अभी ना फिजिकल क्वांटिटी के साथ खेलना भी नहीं आया, वो धीरे धीरे आएगा। मैं तो ऐसा बोलूं, मैंने कहा भाई कोटा से दिल्ली कितना दूर है, तो दिस इज योर क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन कोटा टू दिल्ली। तूने बोल दिया गुरुजी ये है 450 किलोमीटर। अब जैसे ही मैं 450 किलोमीटर बोलूंगा तेरे दिमाग में फील आ जाएगी, अच्छा 450 किलोमीटर है, अच्छा तेरे दिमाग में अपने आप कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो ये जो किलोमीटर है, ये किलोमीटर क्या है, ये यूनिट है, और ये क्या है, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। तुझे एकदम फील आ जाएगी, अच्छा 1 किलोमीटर जितना होता है ना उसका 450 गुना। तो ये वो चीज है जो आप मेजर करना चाह रहे हो। दिस इज आवर क्वेश्चन, ये हमारा सवाल है, ये हमारा जवाब है, जिसका आंसर तुमने किसमें दिया, किलोमीटर में दिया। अब कोई बच्चा बोले मैं तो ऐसा नहीं दूंगा आंसर, बोले क्यों, वो कहेगा मेरे लिए तो ये है, इसके आगे वो 3 जीरो लगा देगा, इतना मीटर। तो भाई ये गलत थोड़ी ना कह रहा है। अगर वो कह रहा है कि 4,50,000 मीटर है तो गलत थोड़ी कह रहा है, कहता वो भी सही रहा है, उसने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो बंदा बोल रहा है इसकी यूनिट क्या हो गई, बोले सर इसकी यूनिट हो गई है मीटर। तो ये 2 अलग अलग बंदे हो गए। एक बंदा कह रहा है भाई किलोमीटर है, 450 किलोमीटर है, एक बंदा कह रहा है भाई साहब 4.5 लाख मीटर है। दोनों सही है, दोनों में अंतर क्या है, अंतर यह है कि ये भाई साहब किलोमीटर के हिसाब से आंसर बता रहे हैं, ये भाई साहब मीटर के हिसाब से आंसर बता रहे हैं। इसका मतलब इन्होंने 1 किलोमीटर की छड़ फीता ले रखा होगा, 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर का फीता, उन्होंने 1 किलोमीटर के फीते से माप दिया 450 बार। इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने 1 मीटर का डंडा ले लिया होगा ऐसे और माप रहे होंगे 1 2 3 4 5 और ऐसे इतनी बार मापा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक। तो इसी चीज को स्टाइल मार के हमने बोला सर दिस इज व्हाट, दिस इज क्यू बराबर, इसको मैंने बोल दिया n1, किलोमीटर को मैंने बोल दिया u1, इसको मैंने बोल दिया n2, इसको मैंने बोल दिया u2, खत्म, सिंपल। प्रेजेंटेशन है, सवाल का प्रेजेंटेशन है। और सुन ले, ऐसा ना समझा ले, ऐसे समझ, ऐसे समझ। अगर कोई बच्चा है बोले कि व्हाट इज द टाइम टेकन फ्रॉम, ठीक है, कोटा टू पटना, कोटा टू दिल्ली, ये ले बताओ कितना वक्त लगा। तो किसी बच्चे ने आंसर दिया 5 आवर, 5 घंटे लगे गुरुजी। एक बच्चा ऐसा होगा जो कहेगा ना 300 मीटर मिनट, ठीक। तो एक बच्चा आंसर दे रहा है 5 घंटे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो घंटे के हिसाब से मेजर कर रहा है, उसका मेजरमेंट घंटे के हिसाब से। उसने देख लिया होगा वो एक ऐसा जो है, एक तरह उसने घंटे वाली सुई पकड़ ली होगी, घंटे वाली सुई यहां पर है, वो मूव करी मूव करी मूव करी मूव करी 5 तक पहुंच गई होगी। तो इसका मतलब यहां से मैं बोल दूंगा सो व्हाट इज 5, दिस इज n1, व्हाट इज आवर, दिस इज u1, एंड व्हाट इज इट, दिस इज q। कि आप इस बार जानना चाह रहे हो कितना टाइम लगा, कितना वक्त लगा, ठीक है सर जी। ये 300 क्या हो गया, बोले सर ये तो मिनट में मेजर कर रहा है, इसको मैं लिख देता हूं n2, मिनट को मैं लिख देता हूं u2। अब देसी भाषा में समझा ले, देसी भाषा में समझा ले। बोले क्या समझा ले, बोले ये है आवर, आवर का मतलब होता है घंटा, घंटा घंटा का मतलब होता है कि इस बंदे ने क्या किया होगा, इस बंदे ने मेरे भाई 1 घंटे की यूनिट को बेसिकली इस घंटे ने ऐसी घड़ी पकड़ रखी है जो केवल घंटा बता रही है। तो इसका मतलब उसने 5 घंटे बेसिकली यहां से मेजर कर लिए हैं। वो मिनट में कह रहा है, इसका मतलब मिनट देख रहा है, 1 मिनट होगी, 2 मिनट होगी, 3 मिनट होगी, 4 मिनट होगी, इसने ऐसे 300 बार मेजर किया है। एक बच्चा कह रहा है हाँ, एक बच्चा कह रहा है समय सेकंड में करूंगा, बिल्कुल कर। इसका मतलब क्या, मैं ऐसा कह दूं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी यूनिट में एक्सप्लेन की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। सेकंड में कर, मिली सेकंड में कर, आ रही बात समझ में। मीटर जैसे ये था, किलोमीटर में कर, मीटर में कर, डेका मीटर में कर, सेंटीमीटर में कर, मिलीमीटर में कर। इसका मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी की कितनी यूनिट हो सकती है, बहुत सारी। बोलो 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 बोलो, क्लियर है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहां से तो ये शायद चीज दिख रही होगी, बोले सर जी देखो यहां से हमको एक चीज दिख रही है कि ये था 450, ये था n1। देख किलोमीटर बड़ा होता है या मीटर बड़ा होता है, बोले किलोमीटर बड़ा होता है। तो किलोमीटर के साथ जो मल्टीप्लाई है वो यहाँ n1 है, मीटर के साथ जो मल्टीप्लाई है वो n2 है। तो देख ये क्या है, ये छोटा है। इसका मतलब मैं यही तो कहना चाह रहा था कि अगर ये बड़ा हो गया, u1 बड़ा हो गया तो n1 छोटा हो जाएगा। यही बात मैं तुझे यहां कहना चाह रहा हूं, इफ u1 इज ग्रेटर देन n1 विल बी लेस देन n2। क्लियर है, ओके, आर वी क्लियर, क्लियर है। अब एक बच्चा बोला सब मैग्नीट्यूड बताओ। अबे देख मेरी बात सुन, देख मैग्नीट्यूड सुन, ध्यान से सुन। बेसिकली मैग्नीट्यूड की फील तो जाएगी जब हम फिजिक्स के अंदर घुसेंगे,
ठीक है, जैसे फिजिक्स के अंदर हम घुसेंगे। जैसे मैं एक छोटा सवाल बोलूं, तू दौड़ रहा है, ठीक है, दौड़ रहा है तू, मैं तुझसे पूछूं, मैंने कहा भाई तू कितनी स्पीड के साथ दौड़ रहा है? तूने बोला गुरुजी मैं दौड़ रहा हूं 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के साथ। तो इसमें जो 10 वाला फैक्टर है ना, 10 वाला जो फैक्टर है वो हमारा मैग्नीट्यूड हो जाए। खत्म। आगे बात समझना, ये है खत्म का नंबर यार, एक नंबर ही तो है, खत्म। इससे ज्यादा लोड नहीं लेना इसको, ठीक है? तो जरूरत से ज्यादा भाव दे रहा है इस चीज को। हाँ ये चीज है। बाकी मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ये सारी चीजों का, ठीक है, सारी चीजों की फील तुझे जब आएगी जब हम धीरे धीरे फिजिक्स के अंदर घुसेंगे, जब हम लोग घुसेंगे वेक्टर के अंदर। सारी बात समझ, हम लोग वेक्टर के अंदर घुसेंगे, हम वहां देखेंगे कि सपोज एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड इतना है, दो वेक्टर, उसका वेक्टर मैग्नीट्यूड इतना है, तो क्या होता है मैग्नीट्यूड, वो हम लोग वेक्टर में देखेंगे डिटेल में जाके। तो चलो आज की क्लास अपन यहीं पे छोड़े, क्लियर है? चलो आज की क्लास यहीं पे छोड़ने से पहले क्योंकि पहली क्लास थी बेटा, ठीक है, मैं सबको समराइज कर रहा हूं, ठीक है? एक मिनट रुक जा, मैं 2 मिनट क्लास हो लूंगा, रुक जा, पानी पी लूं थोड़ा सा मैं, ठीक है? ध्यान से सुन, ठीक है? ये पहली क्लास थी हमारी, क्योंकि पहली क्लास में जाहिर सी बात है AIR1 नहीं लाई जाती है, ठीक है? पहली क्लास में पूरी फिजिक्स नहीं पढ़ाई जाती है, क्योंकि मेरे लिए ऐसे बच्चे बहुत हैं क्लास में जिन्होंने 10th क्लास तक भी ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाए थे, वो किसी भी रीजन की वजह से, अब उनकी पढ़ाई स्टार्ट हुई है। तो इसके लिए मैं आपसे बोलूंगा, इसलिए मैं स्टार्ट हमेशा बेसिक से करता हूं। प्लीज पहली क्लास को लेके कभी जज मत कीजिएगा, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो सब जानते हैं कि सर हमेशा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और तुझे एडवांस के पार ले जाके छोड़ूंगा, इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहना। तो ये बहुत अच्छी बात है, मुझे इस क्लास में एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला जिसने बोला कि सर स्पीड बढ़ाओ, जिसने बोला सर लेवल अप करो। मेरी लाइफ की पहली क्लास है जिसमें किसी बच्चे ने ऐसा नहीं बोला सर स्पीड बढ़ाओ, सर तेज पढ़ाओ, सर लेवल अप करो। इसके लिए मेरी तरफ से आपके लिए गीली पप्पियां, थैंक यू सो मच। बस इसी प्रकार से, इसी एटीट्यूड के साथ आप पढ़ाई करते रहिए। धीरे 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 हमारा लेवल भी राइज करता चला जाएगा, धीरे 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 हमारी स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन स्पीड उतनी ही बढ़ेगी जितनी आप झेल पाओगे। मैं कभी कोर्स कंप्लीशन के लिए फाइट में नहीं रहता हूं, बढ़िया तरीके से कवर करेंगे, शानदार तरीके से पढ़ेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। और जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि 80 से 90% सवालों के जेईई एडवांस के PYQ के लायक मैं तुझे बना दूंगा। क्लियर है? इसी प्रकार से पढ़ते रहिए बेटा, पहली क्लास को लेके कभी जज मत कीजिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, धीरे धीरे और मजा आएगा, क्योंकि पहली क्लास है, चैप्टर ही इतना थोड़ा सा वैसा है। लेकिन अगर तुझे मजा आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे, चाहे वो लाइव वाले हो चाहे वो रिकॉर्डेड वाले हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जाके बेटा जरूर टाइप करना अगर आपको मजा आया हो तो। क्लियर है? दिल खोल के टाइप करना, क्योंकि ये जो आपके कमेंट्स होंगे मैं इन सबको पढ़ूंगा, इन्हीं से ही मुझे आइडिया लगेगा कि आप कितनी बातें समझ पा रहे हो। क्लियर है? बाकी अगली क्लास और इंटरेस्टिंग होगी, क्या होता है यूनिट, क्या इसके बाद अगला आर्टिकल आएगा डायमेंशन, क्या होता है डायमेंशन, क्या क्यों डिफाइन करनी पड़ रही है डायमेंशन को, हम लोगों ने क्यों डिफाइन किया, ये सब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी तक हमने केवल इतना पढ़ा है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, सर जिनको हम मेजर कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी होती है। 2 तरह के फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया डायरेक्शन के हिसाब से, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। क्या होता है ये बाद में पढ़ेंगे। फिर हम लोगों ने डिपेंडेंसी के हिसाब से डिफाइन किया, एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक होता है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमने डिफाइन कर दी है। उनसे ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आपस में इंडिपेंडेंट होती है, बाकी सब इनसे मिलकर बने हैं, ये किसी से मिलकर नहीं बने हैं। कौन कौन से होते हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और एक होता है तुम्हारा करंट। इसके अलावा जितनी फिजिकल क्वांटिटी है वो सारी इनसे मिलकर बनी है, सब इनसे डिराइव हुई है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? वगैरह शायरी। चलते चलते एक बात आप लोगों के लिए 2 लाइन सुना देता हूं शायरी की, ठीक है? हमेशा इस चीज को फॉलो करना पूरे साल, ठीक है ना? पूरे साल फॉलो करना, क्योंकि आप 10th क्लास से 11th क्लास में जाओगे तो सबसे पहले होगा प्यार। मैं कोशिश करूंगा जो प्यार तो सोच रहा है उस प्यार से पहले फिजिक्स से प्यार आपको करा दूं, ठीक है? हमेशा ये एटीट्यूड रखना कि रूठी है वो कुछ इस तरह जैसे सच में हम उन्हें मना लेंगे, और इतना वक्त कौन जाया करे, इतनी देर में तो हम फिजिक्स के 4 सवाल लगा लेंगे, ठीक है? तो एक्चुअली में शायरी ये नहीं है, ये शायरी तो मैंने यूट्यूबर्स के लिए दी थी, क्योंकि मुझे पता वो जरूर मारेंगे, ठीक है? इधर उधर जरूर उसको अपलोड करेंगे। मेरी दिल की शायरी तो वो यही है कि रूठी है वो कुछ इस तरह जैसे सच में हम उसे मना लेंगे, और इतना वक्त कौन जाया करे, इतनी देर में तो हम दूसरी पटा लेंगे, ठीक है? मिलते हैं कल की क्लास में बेटा, लव यू, टेक केयर।